कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म हो जाते हैं या कोई बचे रहते हैं, ये बात आज हम देखेंगे। हमने पहले एक जो मीटिंग की थी, टेक्निकल मीटिंग, उसमें ये एक हाइपोथेसिस रखा था कि ये जो लोक आकाश है वो स्टैटिस्टिकल मेथड से ही दिखाया गया है। और इसका एक कंक्लूजन रिपोर्ट भी भंडारी साहब ने बना करके दिया था 31 जुलाई को, कि बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन हुआ है वो स्टैटिस्टिकल मेथड से ही हुआ है। और दूसरा जो लास्ट हमारा राउंड टेबल था, उसमें हमने स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है ये सिंपली तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, बट उसको गहराई से समझें कि वास्तव में ये पूरे ब्रह्मांड को स्टैटिस्टिकली कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था और ये पता लगाया था कि उस मेथड के अंदर में जो नॉर्मल हमारा मेथड रहता है, जिसको हम लोग बैकग्राउंड कुछ न्यूज आ रहा है सर, हाँ, तो ये जो जोग्राफिकल मेथड है जो नॉर्मली हम लोग वाइडली यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह बनाने में, जिसको एरियल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं, उसमें जो हम रात दिन यदि लोग को पढ़ते हैं, और स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें हम बोलते हैं कि उसी के अंदर में ये वर्णन किया गया था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर में चूंकि सब क्लब टुगेदर करते हैं, सबको मिला देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, शेप है, आकृति का, उसका म्यूचुअल डिस्टेंसेज वगैरह, 5 ट्रेड्स, ज्योग्राफिकल ट्रेड्स उसके अंदर में हम नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ये हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि लोक आकाश का जब हम वर्णन ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिकल है, तो ये पांचों ज्योग्राफी, जिसको हमारा एक आदत बनी हुई है समझने की कि कोई भी चीज़ है तो ज्योग्राफिकली ही प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं है, तो वो ध्यान रखेंगे। तो पांचों चीज़ें उसमें हम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि कैसी शेप का है, आपस में म्यूचुअल डिस्टेंस क्या है, तो हमको समझना है कि नहीं ये क्लब टुगेदर किया हुआ है और एक जॉइंट आकार है, ये हम लोग समझेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, ये तो ऊपर में नहीं आएगा। हाँ, टॉपिक हाउ द एनोमलीज ऑफ लोक आर रिजॉल्व्ड by switching over to statistical method, since several contradictions were created due to, ये पढ़ा देते हैं, हाँ, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सब? हाँ, दिख रही है। हाँ, this was created due to the prolonged use of wrong method of interpretation of loka, and the anomalies are having artificial but deep rooted existence in our minds. इन साधक के लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ कि नहीं ऐसा ही है, उनका बहुत आग्रह रहता है कि नहीं साइंस गलत हो सकती है लेकिन हमारा लोक उसी प्रकार का है। तो इससे उनको थोड़ा दूर हटना होगा, उनको समझना होगा कि नहीं स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, कैसे उसमें प्रेजेंट किया जाता है। व्हेन द राइट मेथड will come into practice for interpretation, the contradiction should vanish automatically. यदि ये सब जो क्रिएशन हुआ है रॉन्ग मेथड से, तो यदि हम स्विच ओवर करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, तो जितने हमारे कॉन्ट्राडिक्शंस है सब खत्म हो जाने चाहिए। इट मीन्स द प्योर वर्सन ऑफ लोका एज गिवन बाय स्क्रिप्चर्स डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद ट्रुथ। जो आज हम ट्रुथ देख रहे हैं कि पृथ्वी स्फेरिकल है और है, ये सब उनके साथ में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है यदि लोक की ट्रू फॉर्म हमारे पास में है। नेक्स्ट, नहीं हुआ। हाँ, तो सबसे पहले हमारा बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि दोनों शेप के अंदर में हमारा जो लोक आकाश का जो चित्र है वो हमने पहले पिछली बार देखा था किस प्रकार एकदम से सिमेट्रिकल है और सजाया हुआ सा लगता है कि जैसे किसी ने शो पीस एक बना के रखा हुआ है। जबकि मॉडर्न जो हमारा विश्व है उसके अंदर में सभी स्कैटर्ड है इधर उधर, कोई गैलेक्सी जो है वो इधर उधर भाग रही है, कुछ अलग शेप की है, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को निगल रही है, और जितने ग्रह वगैरह हैं सब दूर दूर रेंडमली स्कैटर्ड हैं। तो ये जो हमारा एक्चुअल एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स हम देखते हैं जो राइट साइड में हमारी छोटे से फिगर में दिखाया है, वो किसी लोक का प्रवास
लोकರು चित्र केड़ आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे सर? नहीं ना? तो आई कंटिन्यू। तो ये जो मॉडर्न विश्व है उसकी शेप में और हमारे लोक की शेप में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान को ये मालूम नहीं था कि मॉडर्न विश्व किस प्रकार का दिखाई देता है? तो हम बोलते हैं नहीं, जरूर उनको सब मालूम था, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया है? तो हमारी जो फाइंडिंग्स है, एज पर आवर फाइंडिंग्स, all the contents of the universe have been classified and segregated in certain useful groups and are described statistically in geometric shape in the scriptures. तो भगवान ने ऐसे डायरेक्टली ये सब नहीं दिखाए हैं कि ये मंगल ग्रह है, ये ग्रह है, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इट विल बी ए ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकती है। तो उन्होंने यूज़फुल बनाने के लिए, हमारे कुछ काम आने के लिए कि कितने मानव ग्रह स्कैटर्ड हैं, उसको एट ए ग्लैंस दिखाने के लिए ये स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया, जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को एक ही जगह पे आराम से देख सकते हैं। हेंस इसीलिए जो स्पेक्टिकुलर ये डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में, मॉडर्न और पुराने हमारे एंशियंट लोग के अंदर में, दिस इज सोली ड्यू टू डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन of the same contents. दूसरा है हमारा contradictions pertaining to geography, कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी, हम बोलते हैं कि हमारे आगम के अंदर में हमारी पृथ्वी फ्लैट और स्टेशनरी दिखाई गई है, जबकि हम जानते हैं साइंस के हिसाब से कि ये स्फेरिकल है और अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो इन स्क्रिप्चर्स ओमनिसेंट हैज डिस्क्राइब्ड जम्बूद्वीप एज कंटिन्यूअस फ्लैट एंड स्टेशनरी अर्थ, बिकॉज, ये समझ लीजिए, बिकॉज जम्बूद्वीप रिप्रेजेंट्स स्टैटिस्टिकली ए कलेक्शन ऑफ लैंड एरियाज ऑफ ऑल द ह्यूमन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स नंबरिंग 40 लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी सिस्टम। तो जम्बूद्वीप जो है हमारा इस गैलेक्सी सिस्टम में 40 उन ग्रहों को प्रेजेंट करता है जहाँ पर मानव सभ्यता है। हमारे लोक आकाश के अंदर में 2.5 द्वीप में केवल मानव बताए गए हैं, उसके अंदर में एक द्वीप जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप ऐसा कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, इट इज़ ए जोग्राफिकल, इट इज़ ए ज्योमेट्रिकल पिक्टोग्राम। यानी ये जितने मानव ग्रह हैं उनको एक जगह, एक ही गैलेक्सी के जितने मानव ग्रह हैं उनको एक जगह ला करके उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो लैंड मास है, वो उन्होंने सॉलिड मास को एक जम्बूद्वीप के रूप में दिखाया है। और इन पर जितने लिक्विड है, जितना पानी है, उसको लवण समुद्र के रूप में चारों तरफ दिखाया है। तो हमारे जितने एक्सोप्लैनेट्स हैं वो सब जम्बूद्वीप के और लवण समुद्र से रिप्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट actual physical figure which is shown as Jambudweep. As such, it is obvious that technically it cannot depict geographical shapes or contours or motions of constituent individuals, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, स्टैटिस्टिकल डायग्राम है। इसके लिए उसके अंदर में जो 40 ग्रह दिखाए हैं उनकी अपनी अपनी मोशन है, वो अपने अपने रोटेट करते हैं, कौन सा अलग डायरेक्शन है, कौन कहाँ पर है, तो वो सब साथ में मिल गए तो रोटेशन नहीं दिखाया जा सकता है। और सबकी अलग अलग लैंड मास की अलग अलग, सबके महाद्वीप अलग अलग हो सकते हैं, तो वो भी एक साथ में मिल जाने के कारण उनकी शेप और जितने प्लैनेट्स हैं उनकी आपस की जो दूरी है, म्यूचुअल डिस्टेंसेस, और उनके जो रिलेटिव लोकेशंस हैं कि ये ईस्ट में है या वेस्ट में है, वो सब खत्म हो जाता है यदि हमने उनको सबको साथ में जोड़ दिया है। तो जम्बूद्वीप ऐसा ही एक जुड़ा हुआ, सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक एंटिटी है। तो हैंस द शेप एंड मोशन ऑफ स्टैटिस्टिकल जम्बूद्वीप विच कंटेन्स द लैंड एरियाज ऑफ आवर अर्थ, हमारी अर्थ का उसी के अंदर एरिया है जिसको हम भरत क्षेत्र बोलते हैं। तो भरत क्षेत्र क्या हुआ? भरत क्षेत्र हमारी पृथ्वी का लैंड मास हुआ, टोटल एरिया, और जितने हमारे समुद्र हैं वो सब लवण समुद्र के अंदर में चले गए हैं। एंड आर करेक्टली मेंशन्ड एज फ्लैट एंड
स्टेशनरी, इसलिए भगवान ने जो दिखाया है ये फ्लैट एंड स्टेशनरी है, दैट इज स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिकल जब हमने मिक्स कर दिया, समान साथ में मिला दिया है, इसलिए उसको फ्लैट और स्टेशनरी थोड़ा ही। कंफ्यूजन है जीवराज जी हाँ साहब। साहब, हाँ साहब, हाँ बताइए साहब। नहीं, ये मध्यलोक है, ये जम्बूद्वीप पूरा, नहीं साहब, या जम्बूद्वीप तो गैलेक्सी केवल मिल्की वे है, अपना आकाश गंगा है? ये आकाश गंगा का केवल एक्सो प्लेनेट, ये ह्यूमेटेबल HHE प्लेनेट्स हैं, केवल मानव ग्रह हैं केवल, तो बाकी के बहुत ये सारे ग्रह। 40 का मेरे को समझ में नहीं आया नंबर। हाँ, तो हमारे जम्बूद्वीप के अंदर में ये अपने 40। शास्त्रों में लिखा हुआ है 40 है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, इस शास्त्र में 40 लिखा हुआ है, हमने साइंस का नहीं था, सॉरी, तो हमने बोलने में आई हैव नॉट स्पोकन। हमारे जम्बूद्वीप के अंदर में क्षेत्र दिखाए हैं, तो जैसे वहाँ पे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये दो क्षेत्र, दो अलग अलग प्लेनेट हो गए, वैसे ही टोटल हम बोलते हैं कि 9 क्षेत्र हैं। अब 9 के अंदर में क्या है कि हमने महाद्वीप जो महाविजय क्षेत्र है, इसको हमने एक ही माना है, बट ये एक्चुअली एक नहीं है, ये इज ए ग्रुप ऑफ 32 एक्सोप्लैनेट्स। 32 इसके अंदर में विजय हैं, सब अलग अलग अपने अपने प्लेनेट हैं। तो 32 तो वो हुए, और 8 हमारे दूसरे जो क्षेत्र दिखाए गए वो हैं, तो टोटल 40 हमारे जम्बूद्वीप के अंदर में प्लेनेट बताए गए हैं। तो वही फिगर मैं बोल रहा हूँ, 40 इसके अंदर में है। ये मैंने बिना एक्सप्लेनेशन के आप लोगों को बोला, सॉरी। ये 40 जम्बूद्वीप के अंदर में ही हमारे प्लेनेट्स दिखाए गए हैं। अब एक इनके कंफ्यूजन और है जैन साहब, अगर आप 40 एक्सोप्लैनेट्स कह रहे हैं तो कितने स्टार्स के हैं? क्योंकि एक्सोप्लैनेट्स तो किसको कहेंगे हम? ये stars ह्यूमन तो खूब सारे। ह्यूमन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स हैं। एक्सोप्लैनेट्स तो और भी बहुत सारे होंगे, अब लेकिन ह्यूमन कह जहाँ रहे पर हैं ये ह्यूमन सब, या लाइफ सिविलाइजेशन कह रहे हैं? है लाइफ साहब, एग्जिस्टिंग और ह्यूमन, नहीं, लाइफ बहुत तो बड़ा बहुत ये सारी जगह क्वेश्चन है। एग्जिस्ट करती है, लाइफ कई जगह एग्जिस्ट करती है, बट ह्यूमन लाइफ मिक्स हो गया है। वी आर टॉकिंग मानव ग्रह, वो केवल 40 हैं। बाकी लाइफ तो कई ग्रहों पर डिफरेंट टाइप की लाइफ है, कहाँ एकंद्रीय जीव है, कहाँ बेंद्रीय जीव है, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो केवल हमारी ये 40 हमारे जम्बूद्वीप के 40 ग्रहों पर है। जीवराज जी साहब, हाँ साहब, फरमाइए साहब, आवाज नहीं आ रही है साहब आपकी। जैसे जम्बूद्वीप के अंदर आप 40 काउंट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल राइट, परंतु इसी तरह से धातकी खंड में जो है इससे डबल और माना साथी गया कुंड में है, और पुष्कर द्वीप के अंदर में भी है, तो टोटल 200 ग्रहों पर मानव रहते हैं। देर आर टोटल 200 ह्यूमन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स इन बिल्कुल द सही। यूनिवर्स, इन द होल Yes. यूनिवर्स। यस, हाँ, और कुछ So सब whole universe means you are not talking about Milky Way galaxy, दूसरी गैलेक्सीज में भी हो सकता। हाँ, पूरा टोटल होल यूनिवर्स में 200, और मिल्की वे गैलेक्सी प्लस इसके और जो ड्वार्फ गैलेक्सीज वगैरह हैं, पूरा टोटल जो ये क्लस्टर है, मे भी कोई 15 बोलते हैं, कोई 40 बोलते हैं, उनके सब के अंदर में मिला करके ये है। एग्जैक्टली कहाँ पर है, इट इज़ नॉट प्रोबेबली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इमेंसिपेशन, तो वो नहीं बताया गया। स्टैटिस्टिकल डायग्राम में वो लोकेशंस वगैरह मालूम नहीं हो सकता है, बट एट ए ग्लैंस ये मालूम हो गया कि देयर आर 40 HHE एक्सोप्लैनेट्स हैं। एक बात और कहना चाहती हूँ, एक जो- बात और कहना चाह रही हूँ, सॉरी। जी। वो जैसे आपने 200 काउंट किया है, 5 महावीर, 5 भरत और 5 ऐरावत को मिलाकर के, प्लस कर्म भूमि को मिलाकर के आपने 200 आइडेंटिफाई किया है, सो दैट इज ऑल राइट। किंतु इसके अलावा 56 जो है अंतर्द्वीप माने गए हैं, अंतर्द्वीप माने गए हैं, जहाँ Right. की मनुष्य राइट रहते राइट हैं। रहने, आई नो, हाँ हाँ, ये इसके अंदर तो- में मैंने शॉर्ट में है, ये इसलिए नहीं बताया है। देर आर 56 लवण समुद्र के अंदर में अंतर्द्वीप है, और वहाँ पर जो है केवल जुगलिया रहते हैं, ऐसा श्वेतंबर परंपरा में मान्यता है। बाकी दिगंबर में मान्यता थोड़ी सी डिफरेंट है, बट उनके जो सूरज वगैरह हैं, दे आर और इंक्लूडेड इन अवर जम्बूद्वीप ओनली। और ये जम्बूद्वीप के अंदर में ही हमारे जो
दूसरे हरिवर्ष और उधर में रमणीय क्षेत्र ने क्या है उसके अंदर में रम्यक ये वर्ष, हाँ, रम्यक उनके वर्ष। साथ में ये इंक्लूडेड आते हैं। तो ये अंतर्द्वीप हैं और यहाँ पे युगलीय रहते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ जम्बूद्वीप ही हम समझते हैं। मतलब मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये लवण समुद्र से कनेक्टेड है और हमारे जो चुल हिमवान पर्वत है इधर में, उसी से ये वो शाखाएं निकलते हुए ऐसे बताई गई है। बड़ा एकदम सजाया हुआ मॉडल बताया गया है स्टैटिस्टिकल डायग्राम बहुत ही बढ़िया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस। ठीक है सब, समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल सब। और कुछ एक प्रश्न मेरा था कि ये भरत क्षेत्र जो अभी एग्जिस्टिंग भरत क्षेत्र कहलाती क्या? हाँ, भरत क्षेत्र में हमारी पृथ्वी का जो भूमि है दैट इज भरत क्षेत्र। तो इस जितने पृथ्वी का हमारे नाम भरत क्यों रखा? वो जर्मनी या अमेरिका क्यों नहीं रख दिया? ये भरत ही नाम क्यों आया समझ नहीं आ रहा। ये तो इंडियन नेम लग रहा है। हाँ तो इंडियन नेम ही तो, इंडिया वाले इंडियन नेम ही रखेंगे ना सब, वो कहाँ हम इंग्लिश का नाम रखेंगे। तो नाम ही जो रखा है, नहीं नहीं कौन आप वो तो कोई जर्मनी रख देते तो भारत वाले को यही ऑब्जेक्शन होता कि भारत क्यों नहीं रखा, जर्मनी क्यों रख दिया। सो दिस इज नॉट समथिंग, वो जो व्यक्ति, हाँ, जो व्यक्ति उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है या इन्वेंट कर रहा है, वो अपनी जो कल्चर जिसमें बॉर्न एंड ब्रॉटअप होगा और वहां के हिसाब से ही वो सब चीजें नॉमेनक्लेचर्स वो ही फिक्स होंगे ना, उसी लैंग्वेज में फिक्स होंगे। उनको समझने में हाँ बहुत आसान। बाकी चीजें भी, बाकी जो क्षेत्र है भारत के अलावा जो हाँ। मतलब दूसरे 6 द्वीप और जो है 5 द्वीप, उनका भी उनको नॉलेज था कि जब भरत नाम रखा था। भरत क्षेत्र तो भरत, ऐरावत और ये महाविदय है, ये समझ लीजिए एक तरह से जैन ज्योग्राफी की दृष्टि से ये इटरनल एक तरह से नॉमेनक्लेचर्स हैं जो कि शाश्वत रूप में इसी तरह से उनको हमेशा से जाना जाता है। बट जैसे भरत क्षेत्र के अंतर्गत जब हम बात करते हैं भरत क्षेत्र क्या है, तो उसमें आर्यावर्त और 5 म्लेच्छ खंड माने जाते हैं, यानी जो विदेश की जो भूमियां हैं उनको म्लेच्छ खंडों के अंदर माना गया है। और जो एशियन कंट्रीज है, जितनी भी एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए कंट्रीज है, वो एक तरह से आर्यावर्त के अंदर आती है। तो जहाँ की लोग अहिंसा को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं, आत्मा के कंसेप्ट को समझते हैं, वो आर्यावर्त के अंतर्गत है। और जो इस फिलोसॉफी कल्चर से जुड़े हुए लोग नहीं है, वो म्लेच्छ खंडों के अंदर आ गए, जिनको कि भरत क्षेत्र के 6 खंड कहा जाता है। आपने सुना होगा कि चक्रवर्ती 6 खंडों का राज्य करता है, तो वो 6 खंड में 5 खंड जो है वो विदेशी भूमिया ही है, समझ लीजिए। ठीक है और ठीक है, मान लिया। हाँ मनोज सर, एक बात बताऊं साहब, मैं एक और क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। अभी जो हम देख रहे हैं वो हम केवल एक जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उनको क्लेरिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है कि लोक आकाश का हम वापस ठीक से समझें, नई व्याख्या करें स्टैटिस्टिकली कि ये 6 खंड क्या है, कहाँ पर है और किस प्रकार हम इसको प्रूव करते हैं। ये सब डिफरेंट है। नॉमेनक्लेचर्स क्यों रखे गए हैं, कैसे रखे गए हैं, क्या गंगा नदी है, कौन सी सिंधु नदी है, ये सब अलग उसका एक इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहेगा। उसका हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में या एक टीम बना करके इसका एक क्लैरिफिकेशन बना सकते हैं। ये हमारी एक लास्ट स्लाइड में आएगा कि हमको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। क्यों भरत क्षेत्र रखा गया है, तो उसके 6 खंड कौन से हैं, क्यों भरत क्षेत्र से ही 6 खंड में जो विजय प्राप्त की गई थी वो किस प्रकार उन्होंने की गई थी, वो भी सब इंटरप्रिटेशन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर। मेरे 2-3 सजेशन हैं, क्योंकि वो एक हमारे यहाँ सेइंग है कि जितना बड़ा आप क्लेम करते हैं, फॉर एवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। तो अभी इसको वी हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली योर मॉडल। तो एक तो आप टेबल दीजिए कि आप जो नाम दे रहे हैं और जैसे आपने भरत और ऐरावत और ये और वो सब नाम दिए हैं, वो एग्जैक्टली क्या हैं आपके हिसाब से, दैट टेबल शुड बी देयर।
देन अनदर दिस नंबर ऑफ ये जो आप 200 बता रहे हैं, तो या 56 और ऐड करो या 8 और ऐड करो एंड सो टेबल ऑन। रूप में है, हाँ हाँ हाँ, इसका भी एक आप टेबल दीजिए है कि साहब। तो वो टेबल ये होगी तो बड़ा कन्विंसिंग लगेगा। एंड तो थर्ड थिंग ये इज हाँ that साहब, this is for our galaxy, then how did you jump to the universe? वो हाँ जरा हाँ एक क्यों इसमें ठीक क्या है। प्रॉब्लम आने वाला है कि साइंटिफिकली दे डोंट नो अबाउट जो आप कह रहे हैं हैबिटेबल, ह्यूमन हैबिटेबल प्लैनेट्स को आप एक्सो प्लैनेट कह रहे हैं, तो वो तो आप नाम चेंज कर दीजिए, ह्यूमन हैबिटेबल प्लैनेट लिखिए उसकी जगह पर। सिंस साइंटिफिकली वी डोंट नो how many human habitable planets are there, you can say anything without any proof. मतलब it is only an imagination. Your statistical method may be right, but your calculation cannot be proved or disproved. तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको सजेस्ट की है। एक तो हाँ ये जो ठीक है, टोटल बिल्कुल, बहुत थैंक यू सर। हाँ हाँ, नहीं आई ये अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक नहीं, बात है सर। मैं कुछ आप कहना चाह रहा था। आपकी जो भंडारी साहब आपने जैसे बताया ना, बिल्कुल एकदम तो सिस्टमेटिकली वही करने का है, और कुछ हमारे किया हुआ है, टेबल्स वगैरह बनाई हुई है, बट ये इस पेपर का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में केवल वो हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस है वही है बता रहे हैं। बाकी का ये 40 ह्यूमन 200 कहाँ पर है, क्या है, उसकी टेबल बनाना, और कौन से एरावत क्षेत्र है, पूरे यूनिवर्स से कैसे जंप करते हैं, वो टेबल रूप में होना बहुत ज़रूरी है इसमें जरूर से। थैंक यू साहब। हाँ, एक और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं सर? मैं कुछ कहना चाह रहा। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ साहब, आ रही है सर। अच्छा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि भगवान महावीर ने लोक के बारे में ज्ञान कैसे दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि सारा लोक उनकी आत्मा में रिफ्लेक्ट होता है, और आत्मा में जब रिफ्लेक्ट होता है तब उसको देख करके भगवान अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं कि लोक का स्वरूप क्या है और लोक में क्या है। तो उनका जो जानने का और देखने का माध्यम अपनी आत्मा है, और आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। जो ऑब्जर्वेशंस हम अभी करते हैं विज्ञान के माध्यम से, हमने चंद्रमा को देखा, सूरज को देखा, और ग्रहों को देखा, गैलेक्सीज को देखा, और लोक को देखा, जब यूनिवर्स को देखा, वो सिस्टम भगवान के साथ में नहीं था। वो तो अपनी आत्मा में देखते थे, और आत्मा में देखने के बाद में जो वो देखते थे वो बताते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि लोक पुरुषाकार है, तो पुरुषाकार आकृति उन्होंने अपनी आत्मा में देखी और बताएगा पुरुषाकार है लोक। इसलिए भगवान अगर ऊर्ध्व लोक के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने शरीर के ऊपर वाले भाग में ध्यान करके वो ऊर्ध्व लोक, स्वर्ग लोक के बारे में बता देते, और अधोलोक के बारे में बताना है तो अपने शरीर के नीचे के भाग में ध्यान करके भगवान नरक के बारे में जानकारी देते। मध्यलोक के बारे में अपने कटी स्थान पर ध्यान करके मध्यलोक के बारे में बताते। तो उनका देखने का, अनुभव करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जो आप जो कह रहे हैं वो तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ये उससे मेल नहीं खा रहा, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये मान भी लें कि भगवान ने सारे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक्सो प्लैनेट्स को देखा और भी लोग को देखा, आप जैसा बता रहे हैं वैसा अगर मान भी लें, तो प्रश्न ये उठता है कि जो आप स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं तो उसको उन्होंने उसको कैसे किया। आज हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि अगर पृथ्वी के बारे में भी कह लें हम, तो एक बड़ी चुनौती होगी कि इसको ये कहना कि भाई पानी कितना है, ये एस्टिमेट है सिर्फ ये कि पृथ्वी कितनी है, और वॉल्यूमेट्रिक है कि एरिया वाइज है। ये आपने शायद क्लियर नहीं किया कि आप एरिया की बात कर रहे हैं या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये भी आप जरा क्लेरिफाई कर दीजिएगा। अब सवाल उठता है कि अगर मैं कहता हूँ कि 40 एक्सो प्लैनेट हैं जो मिल्की वे में कहीं कहीं दूर हैं, आप समझते हैं कि भगवान ने उसको सब देख करके, जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो स्टेटिस्टिकली उनका कैलकुलेशन करके मॉडल तैयार कर लिया और सारे लोग का कर लिया। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज सोलर सिस्टम भी ले लें आप,
और अगर सोलर सिस्टम में भी इस तरह की स्टैटिस्टिक तैयार करनी हो तो साइंटिस्ट को बड़ा जोर बढ़ेगा, नहीं कर पाएंगे वो लोग, उनको मालूम ही नहीं है। तो आप समझते हैं कि भगवान को पूरी गैलेक्सी के बारे में या पूरी सारी गैलेक्सी के बारे में इस तरह का ज्ञान था और वो स्टैटिस्टिकली कर करके जवाब दे? भगवान तो जवाब तुरंत देते हैं। गौतम ने प्रश्न किया क्या है और तुरंत भगवान ने जवाब दे दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो क्या उस सेकंड के समय में उन्होंने सारे कैलकुलेशन कर लिए? मतलब मुझे समझना है इस चीज को थोड़ा सा। ठीक है सर, तो मैं आपका हो गया उत्तर बताता हूँ। आपने ये कहा कि आत्मा में देख करके भगवान ने हस्तामल कमल, हस्तामल कवच, मतलब हाथ के ऊपर में जैसे आंवला का फल देखते हैं वैसे उनको पूरा ब्रह्मांड पूरा दिखाई देता है, आत्मा में ये वर्णन आता है। आत्मा में। अब ये आप आत्मा जो में दिखाई बोलते हैं आत्मा नहीं, हस्तामल कमल, हस्तामल कवच, मतलब यही हुआ, उसका अर्थ उनको समझना पड़ेगा। वो साक्षात दिखाई दे रहा है, आत्मा उनको साक्षात आत्मा वो देख रहे हैं और आत्मा में दिखाई दे रहा है, उसका अर्थ यही है जो मैं कह रहा हूँ। ये थोड़ी क्या हाथ में देख हस्तामल रहे हैं। कमल का आत्मा बनाते हैं आप? हमको ऐसा बताया गया है कि हस्तामल कमल का मतलब है क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, क्लियर दिखाई क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब आत्मा में क्लियर दिखाई दे रहा है वो। हाँ, आपने मतलब वैसा बताया कि सामने हाथ पे रखा हुआ जैसे कमल दिखाई देता है वैसे दिखाई दे रहा है। अब ये उदाहरण है, उदाहरण बात सुन लीजिए, है, जैसे वो स्पष्ट दिखा देता है वैसा ही आत्मा में प्रतिबिंब हो रहा है और उनको देख कर बता रहे हैं। उनके पास में आत्मा के अलावा और कोई प्रयोगशाला नहीं थी। नहीं, आत्मा के अलावा भी हो सकता है, मालूम नहीं, बट ये रहा कि हस्तामल कवच जैसे उनको दिखाई दिया है तो पूरा उनको दिखाई दिया है और फिर उसका वर्णन त्रिपदी से सबको बता दिया है। अब गौतम स्वामी के पूछने का, कटी पर ध्यान रखने का, नरक पर ध्यान देने का, ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें उस मॉडल पर है जिसको हम लोग APM मॉडल बोलते हैं, यानी हमारा एरियल प्रोजेक्शन मेथड से जैसा हमको ये पिक्टोग्राम दिखाई दिया है उसके हिसाब से साधुओं ने अपनी एक कल्पना बता दी कि ये कटी है और ये है। ऐसा कोई भी, पहले तो आपको समझ लीजिए ये स्टैटिस्टिकल डायग्राम है कि नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल सिस्टमेटिक आगे बढ़े हैं। दिस टेक्स ए प्रमाइज, ये कि आपको समझ में आ गया है कि ये स्टैटिस्टिकल डायग्राम है। यदि अभी नहीं समझ में आया तो पहले ये समझना होगा जरूरी कि स्टैटिस्टिकल डायग्राम है या नहीं है। अनलेस यू आर कन्विंस्ड आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू विल इमीडिएटली शिफ्टिंग टू एरियल प्रोजेक्शन मेथड। ये कटी होना, सिर दिखाना, पैर दिखाना, ये सब एरियल प्रोजेक्शन मेथड के तरीके हैं। तो ये यदि आप बात करते हैं, ये यदि बात करते हैं, बात ही नहीं करता हूँ प्रोजेक्शन मेथड की, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के अनुभव की बात कर रहा हूँ। आत्मा में आपने भगवान का नाम लिया, कट्टी पर ध्यान दिया, सिर पर ध्यान दिया, दीज आर ऑल, ये ऑल जो है एरियल प्रोजेक्शन मेथड से जो पिक्चर बना है उसके हिसाब से साधुओं ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये कटी है, ये सब उसको अलंकार के रूप में जो उनको दिखाई दिया, दे थॉट इट इज़ द विश्व का यही नक्शा है। वो विश्व का नक्शा नहीं है, दिस इज ओनली स्टैटिस्टिकल डायग्राम। ये आपको पहले समझना है, देन वी, मैं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट विद यू। हाँ, बिकॉज आपने शायद या तो पहले अटेंड नहीं किया है। नहीं, मैंने बिल्कुल अटेंड किया है आपका। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपने जो स्टैटिस्टिकल मेथड बताया मैंने समझा उसको, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझा, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना ही है कि भगवान की प्रयोगशाला केवल आत्मा है। अगर उसमें कोई दो राय है तो मुझे बता दीजिए आप। नहीं, ठीक है ना, आत्मा है या अस्तमल कमल, उसमें और तो है नहीं। अस्तमल कमल का अर्थ क्या वर्ड है साहब, इसे बताएंगे आप? कमल क्या बता रहे हैं आप? मैं बता रही हूँ, वो हस्तामलक वत बोलते हैं। हस्तामलक वत, इसका मतलब होता है हाथ में जिस तरह से आंवला लेकर आप देखते हो तो कितना क्लियर और डिस्टिंक्ट होता है आपके लिए वो, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होता ना। आपके हाथ में जो चीज है या हाथ की जो रेखाएं हैं उसमें कोई डाउट होता है आपको, क्योंकि वो बिल्कुल आपको क्लियर और डिस्टिंक्ट दिखाई दे रही है। उसी तरह से भगवान को अपनी आत्मा में ही चाहे उन्होंने देखा है, परंतु जो कुछ देखा है वो तो क्लियर और डिस्टिंक्टली देखा है ना उन्होंने। अच्छा, है ना? तो हस्तामलक, आमलक यानी आंवला, हाथ में रखा हुआ आंवला जैसे आपको स्पष्ट दिखता है,
वैसे ही भगवान को अपने ज्ञान में सारा विश्व दिखाई दिया। तो जो हस्ता दिखाई मलक, दिया, हाँ, हस्ता हस्ता मलक, और मलक, फिर क्या है आगे, क्या वत है? बोलते, वत 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 का मतलब होता है जैसे, उसकी तरह। वत, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वत संस्कृत में होता है सिमिलरिटी जी, दिखाने के लिए, उसकी तरह हाँ हाँ बताने के लिए वत प्रत्यय लगाया जाता है। हाँ हाँ तो हस्ता मलक वत ऐसा शब्द है, कमल नहीं, हस्ता हाँ मलक हाँ, वत। सॉरी, ओके, यस, थैंक यू समनी जी। हाँ, ओके। हाँ, और कछारा साहब, मुझे थोड़ा ये समझना है कि आत्मा में दिखाई दिया, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी दिखाई दिया वो तो जो कुछ है वो ही तो देखा है। तो वो जो कुछ प्रतिबिंब, है वो प्रतिबिंब, वो तो बाहर का देखिए ही चीज है ना, जो विश्व है उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो आत्मा मैं में देखे या किसी लेबोरेटरी में रह करके देखे, वो एक अलग बात है, परंतु दिख जो रहा है वो तो जो विश्व है जैसा है वैसा ही तो आत्मा में दिखा है बिल्कुल बिल्कुल मैं वही दिख ना? रहा है, और वही हाँ, वही का तो उसी का अब वर्णन भगवान जैसे करते मैंने हैं। आपसे ये कहा है कि जैसे आप अस्थानांग सूत्र पढ़ेंगे या जीवा जीवाभिगम सूत्र पढ़ेंगे या प्रज्ञापना सूत्र पढ़ेंगे, तो जब जो आज भगवान महावीर और गौतम स्वामी आपस में जो लोक के स्वरूप को लेकर के जब डिस्कशन चल रहा है, तो जो कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, तो महावीर वहां उसको बिल्कुल स्टेटिस्टिकली भी बता रहे हैं कि वो इतने योजन तक है, वो इतने योजन तक है, वो इतने योजन तक है, इतनी दूरी पर जाने पर ये पर्वत आएगा, ये पर्वत इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना इसका व्यास है, इतना वो है। तो बहुत सारा जो कुछ है, उनको जैसे जैसे प्रश्न पूछा वैसे वैसे उन्होंने आंसर किया, क्योंकि तीर्थंकर अनावश्यक तो बोलते नहीं है। आप पूछने वाला कौन है और क्या पूछ रहा है उतना ही आंसर करेंगे। तो आप अलग अलग समय में उनसे जो जो प्रश्न किए गए, उन्होंने लोक के बारे में काफी कुछ स्टेटिस्टिकली बताया है, उसका स्वरूप भी बताया है, उसका वर्णन भी किया है। और भगवती सूत्र के आधार पर क्या कुछ था मैंने आपसे वो शेयर किया था। तो कहने का मतलब है कि भगवान चाहे आत्मा में ही देखे, परंतु जो कुछ देख रहे हैं वो तो विश्व में जो कुछ है उसी को तो देखेंगे, और जी जैसा हाँ, जी है हाँ, वैसा ही तो देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल और ठीक है। उसको मैथमेटिकली भी अगर उन्हें बताना पड़ा तो उन्होंने मैथमेटिकली भी उसको जैसे मान लीजिए भगवती सूत्र में पूरे जम्बूद्वीप का व्यास बताया है, यानी सरकमफियरेंस कितना योजन में है, उतना भी उन्होंने नंबर भी बताया उसका। जी हाँ, और जी हाँ, अलग अलग लोक के अलग अलग हिस्सों का मेरू पर्वत कितना बड़ा है, कितने योजन का है, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, सबका उसका भी फिगर भी बताया उन्होंने। जी हाँ, जी तो हाँ, कहने का मतलब है चाहे वो कैसे भी देखो, आप लेबोरेटरी में भी अगर वही बात देख रहे हो और आत्मा में भी वही देख रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये देखना है कि वो चीज प्रूव होनी चाहिए। आज हम साइंस की लैंग्वेज में समझना चाह रहे हैं, साइंटिफिक मेथड से समझना चाह रहे हैं। So we must have such methods so that we can know what is said. तो स्टैटिस्टिकल आपने कहा कि स्वरूप है, तो स्वरूप का मतलब तो शेप ही हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब वो रचना जैसी भी है, यूनिवर्स जिस तरह से बना हुआ है, जहाँ कहीं क्या चीजें हैं, वो कितना योजन तक फैला हुआ है, किस तरह का उसका शेप है, क्या क्या चीजें हैं वहां पर, मनुष्य भी है तो किस तरह के मनुष्य वहां हैं। तो वो सारी चीजें जो भी वर्णन जितना जरूरत था उस समय जितना पूछा गया और जितना जरूरत था उतना बता देते हैं। अब सब चीजें तो तीर्थंकर भी नहीं बता सकते हैं और कह नहीं सकते। कहने का मतलब है कि न तो उनके सामने इस तरह के ऑडियंस होती है कि वो इतना डिटेल में जा करके पूछे उनसे, और जब तक पूछे नहीं तो वो भी फिर अनावश्यक तो बोलते नहीं है, जितना जरूरत होता उतना बोल देते हैं। एक बात जी। मैं समझ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ मैं थोड़ा सा आपके सामने ये नोटिस में लाना चाहता हूँ हाँ हाँ, कि लोक के असंख्यात प्रदेश माने गए हैं सही है, और आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश माने गए हैं। बिल्कुल। तो ये 1-to-1 मैपिंग होती है पूरा हाँ लोक। हाँ, ये 1-to-1 मैपिंग है, पूरा लोक आत्मा में प्रतिबिंबित होता है। सही असंख्यात है, प्रदेश दोनों जगह बताए गए हैं, हाँ 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 आत्मा में बताया गया है, लोक में भी बताए गए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो पूरा लोक प्रतिबिंबित होता है, भगवान उससे जानते हैं, देखते हैं, और जो वर्णन करते हैं आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल हाँ करते हाँ हैं, वास्तव में करते हैं। लेकिन हाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या वो स्टैटिस्टिकल बता सकते हैं?
जैसे अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 40 एक्सो प्लैनेट्स हैं, एक्सोद्वीप हैं, और वो भी स्कैटर्ड हैं कहाँ कहाँ गैलेक्सी में। तो बेस तो हमारा गैलेक्सी हुआ, मतलब जो जो बात हम कर रहे हैं वो बेस तो गैलेक्सी है। फिर उसमें हमने 40 प्लैनेट चुन लिए जहाँ ह्यूमन बींग्स पॉसिबल हैं, और उन 40 प्लैनेट का तुरंत भगवान ने कैलकुलेशन करके उत्तर भी दे दिया। मतलब जो जैसे गौतम स्वामी ने पूछा, अब भगवान को देर तक करते नहीं थे उत्तर देने में, भगवान ने तो प्रश्न और उत्तर दिया, प्रश्न पूछा और उत्तर दिया। उस छोटे से टाइम में भगवान ने कैलकुलेशन करके बता दिया। कहने का मेरा तात्पर्य ऐसा है ना कि जिस समय आप देखेंगे तो अलग अलग समय में उनसे अलग अलग प्रश्न किए गए हैं। एक साथ तो सारा आंसर और सारा डिटेल नहीं पूछा गया है, और न उन्होंने एक साथ उस चीज को कहा है। अलग अलग समय में अलग अलग क्वेश्चन के अंतर्गत उन्होंने वो बातें जरूर कही है। तो डिटेल में अब आपने एक ही प्रश्न पूछा कि लोक कैसा दिखता है, तो भगवान ने कह दिया सुप्रतिष्ठित संस्थान आकार वाला है, बस बात खत्म। अब उसके आगे वो आपने पूछा ही नहीं और डिटेल जानना ही नहीं चाहा, तो भगवान ने भी जवाब नहीं दिया। और बाद में उनसे पूछा ये लोक किस तरह का रचना है, इसका सरकमफियरेंस कितना है, तो उन्होंने उतना बता दिया। तो ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग टाइम में पूछे गए, अलग अलग व्यक्ति ने कभी कभी पूछे हैं। ज्यादातर गौतम स्वामी के प्रश्न के रूप में सामने आते हैं। तो ये है कि एक साथ तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको ना, अलग अलग पूछा गया तब अलग अलग बताना पड़ा। और कचारा साहब जम्बूद्वीप के बारे में पूछ रहे हैं, तो जम्बूद्वीप तो एक कैलकुलेशन हो गया, कोई मतलब ये कैलकुलेशन है जम्बूद्वीप तो कोई। हाँ। तो जम्बूद्वीप के बारे में भी जैसे भगवती सूत्र में पूछा, तो उन्होंने जम्बूद्वीप कितना बड़ा है बता दिया, और फिर कहा कि इसका सरकमफियरेंस इतने योजन में है। तो बस बात खत्म हो गई, वो एक ही प्रश्न और उसका उत्तर दे दिया उन्होंने। तो कैलकुलेशन देखिए, तीर्थंकरों को कैलकुलेशन करना तो नहीं पड़ता है ना, उनके तो नॉलेज में वो हर चीज मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट करता है, उनकी मिरर टाइप की उनकी कॉन्शियसनेस है कि ट्रुथ जो है रिफ्लेक्ट करता है, रिवील होता है उनकी कॉन्शियसनेस में। तो उनको कोई कैलकुलेशन मेथड काम में नहीं लेने पड़ते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए कैलकुलेशन तो मन का काम है। यस। और मन नहीं होता है तीर्थंकर अवस्था में, हम जानते हैं मन नहीं होता है। वो तो जो साक्षात देखते हैं बताते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं भगवान। भगवान तो जो साक्षात देख रहे हैं वो बता रहे हैं। और ये स्टैटिस्टिकल मेथड तो कैलकुलेशन का मेथड है। हाँ, वो हमारे छद्मस्तों के लिए। कचरा साहब, जब कैलकुलेशन भले वो करे या ना करे, बट अगर उन्होंने बताया है कि ये इतना योजन का है, इतना मान लीजिए 56 द्वीप का वर्णन देखिए। अभी जम्बू द्वीप जीवाजीवाभिगम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब कितना इतने लाख योजन जाने के बाद ये द्वीप आता है। इसके चारों दिशाओं में इस तरह से अन्य द्वीप इस तरह से आते हैं, इतने इतने योजन पर जाने पर, 400 योजन पर, 500 योजन पर, 700 योजन पर। सो ये 700 500 ये क्या चीज है? तो ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं, ये तो डिस्टेंस दिख रही है सामने। लेकिन सवाल ये है कि 40 का मिला करके कैलकुलेशन कर लेना, ऐसा भगवान बताते हैं क्या? मेरा कहना मतलब ये है, तो एक एक करके तो भगवान बता रहे हैं कि कहाँ क्या है, कितनी दूरी है, कहाँ स्थित है, वो बिल्कुल ठीक है। ये तो ज्योग्राफिकल हुआ ना। लेकिन सवाल तो स्टेटिस्टिकल मेथड का आ रहा है कि 40 को मिला करके या 200 को मिला करके भगवान ने कोई जवाब दिया हो। वैसा तो वो है। कचारा साहब तो देखते हैं, वो तो ठीक है। कचारा साहब सॉरी, ये प्रश्न बहुत ही वैलिड प्रश्न आपका अच्छा था, और इसका जवाब जो दिया है वो बिल्कुल ही वो भी अच्छा है कि ये नॉलेज फील्ड जो उनका रहता है केवल ज्ञान का, उसके अंदर में उनको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ है वो सब वैसे के वैसे, कैलकुलेशन छद्मस्तों को करना पड़ता है स्टैटिस्टिकल, उनका वो स्टैटिस्टिकल उसके नॉलेज फील्ड में ही आता है। तो वो उसमें वैसे ही देख लेते हैं कि ये कितने कंबाइंड कितना है, कंबाइंड नहीं है, उनको मन से और उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का केवल ज्ञान की डेफिनेशन में ये उनके नॉलेज फील्ड का ही 4 जो क्षेत्र दिखाए गए हैं नॉलेज फील्ड के, वो उसके अंदर में आता तो है। आपको ये प्रश्न मतलब कई बार उठा है, और हम लोगों ने
आपके साथ में काफ़ी इसका चर्चा की भी है। फिर आचार्य श्री से भी हम लोगों ने पूछा तो बोले हाँ ये उनके नॉलेज फील्ड में रहता है कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल। तो स्टैटिस्टिक्स के मैं- बारे मैं- में May I इसके बारे suggest कि we let him finish this or हाँ, proceed little bit इस- because हाँ, I ये- don't think we can resolve this question. हाँ, ठीक I इसका- agree कि उनको शायद कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हाँ, अपन अभी तो थोड़ा आप बताइए आगे, वरना विल नॉट बी हाँ, एबल हाँ। टू फिनिश। ठीक बात। थैंक यू साहब, है बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा प्रश्न था। अच्छा अभी ये सब नेक्स्ट जो है हमारा एक मिनट साहब दिखाई नहीं देता मेरे को कि हमारा ये जो महाविद्य क्षेत्र है वो भी ईस्ट और वेस्ट में इतना फैला हुआ है और हमारे पृथ्वी से हमारे भरत क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये हमारी पृथ्वी जैसे अभी दिखाई देती है भूगोल के अंदर में, तो हमारा कोई ऐसे कनेक्टेड इस महाविद्य क्षेत्र वगैरह नज़र नहीं आता है इतना दूर एरिया में। और जहाँ पर तीर्थंकर विचरण करते हैं वैसी कोई भी पृथ्वी हमारे पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो ये है कि वी नो कि जम्बूद्वीप जो है वो एक स्टैटिस्टिकल डायग्राम है डिपिक्टिंग ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ लैंड एरियाज ऑफ ऑल द 40 HHE प्लैनेट्स। ये ह्यूमन माइंड जो हमने लिखा है ह्यूमन हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट्स। भंडारी साहब आपने जैसा कहा वैसा ही ये वर्ड यूज हो गया है HHE प्लैनेट्स इंक्लूडिंग महाविद्य क्षेत्र एंड भरत क्षेत्र। इसलिए इनकी जो म्यूचुअल कंटिन्यूटी है ऑफ लैंड एरियाज दैट इज जो थ्योरेटिकली या अदर स्टैटिस्टिकल नेचर की है। फिजिकली इस प्रकार का आपस में जुड़ा हुआ ये प्लैनेट्स नहीं होते हैं। ये स्टैटिस्टिकल डायग्राम है, इसके अंदर में जब सबको जोड़ा गया ग्रुप टुगेदर किया गया है तब ये साथ साथ में दिखाई देते हैं। ये हमने पिछली बार ये देखा था कि किस प्रकार अलग अलग महाद्वीप को एक साथ में जोड़ने से एक सर्कल बनता है। तो ये जो क्लैरिफिकेशंस हमने लास्ट अपने RTM में दिए थे वो यहाँ पर लागू करेंगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये आपस में जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं। तो दैट मीन्स द गिवन ज्योमेट्रिकल शेप एंड लोकेशन ऑफ महाविद्य क्षेत्र एटसेट्रा प्लैनेट्स आर ऑफ स्टैटिस्टिकल नेचर arranged as Jambudweep. As such, the scientific arrangement of lands as histogram, ये केवल एक हिस्टोग्राम है, is proved to be technically correct. तो जुड़े हुए नहीं है, ये केवल स्टैटिस्टिकली विजुअली ऐसा ज्योमेट्रिक शेप एक दिखाई देती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर में किसी को कुछ प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो साहब? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये बताया है कि हमारे यहाँ बताते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जब दिन है तो महाविद्य क्षेत्र के अंदर में रात होती है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि हमारे यहाँ जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। तो क्या महाविद्य क्षेत्र अमेरिका है या ये इसका क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? तो इसका सॉल्यूशन है कि वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट एज पर न्यू मेथोडोलॉजी our earth and the Mahavidya Kshetra are physically scattered in space. The continuity depicted in scriptures is purely due to statistical arrangement of their land areas. As such, it is America where it would be day. Mahavidya Kshetra के अंदर में must be located outside of solar system. तो as such statistical वो आप ये कुछ आर्ग्यूमेंट हाँ अपील नहीं कर रहा है सर। व्हाट इज रॉन्ग विद अमेरिका? हाँ, तो अमेरिका के अंदर में रात है, महाविद्य क्षेत्र के अंदर में रात है या नहीं है? हमारे जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम के अंदर में हमको जो सूरज और चंद्रमा दिखाए गए हैं वो एक्चुअली क्या है वो समझने के बाद में ही हम लोग इस पर निर्णय ले सकते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में दिन है या रात है। बट अमेरिका को यदि हम महाविद्य क्षेत्र समझें तो अमेरिका के अंदर में यदि महाविद्य क्षेत्र मानते हैं तो वहाँ पर उनकी जो ज्योग्राफी है, उनकी जो एनवायरमेंटल है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट और हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। दैट इटसेल्फ इज ए सेपरेट HHE प्लेनेट है, मानव ग्रह एक अलग से ही मानव ग्रह महाविद्य क्षेत्र है।
अमेरिका तो हमसे जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन वो फिजिकली जुड़ा हुआ है। स्टेटिस्टिकली तो ये हमारा भारत क्षेत्र जो है वो अमेरिका का लैंड एरिया और हमारा एशिया का लैंड एरिया सब मिला करके भारत क्षेत्र बना है, तो वो हमारे भारत क्षेत्र के अंदर में ही आता है। इट डजंट गो टू महाविद्य क्षेत्र। भंडारी साहब, सब चीजें मिल रही है कि यहाँ दिन है तो वहाँ रात है और दोनों जुड़े हुए हैं, तो आगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये समझ में नहीं आया। नहीं, इतना अपन इतना कन्वोल्यूटेड आर्ग्यूमेंट डेवलप करना पड़ रहा है। ओके, नहीं यहाँ से सही बात है। अब ये जो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ रात है तो क्यों नहीं उसको महाविद्य क्षेत्र माना जाए। हाँ, तो ये अभी यहाँ पर दिन है और महाविद्य क्षेत्र में रात है। ये जो अरेंजमेंट है इसकी हिस्ट्री देखने से हमने पहले वाले लेक्चर में दिखा था कि देर आर 2 डेविएशंस इन द हिस्ट्री ऑफ आवर जैन। महावीर स्वामी के बाद की जो हिस्ट्री है उसके अंदर में 2 डेविएशंस हुए हैं। एक वह है कि हमारी स्टैटिस्टिकल जो मेथड है उसको लोगों ने कब जो है ज्योग्राफिकल मेथड से पढ़ना शुरू किया। ये इसका वो हिस्ट्री तो की ठीक है, वो तो आपने बता दिया, वी एग्री विद दैट कि देयर कैन बी ए। हाँ, पर इसमें क्या हर्ज है? अगर दोनों अपन नहीं, ऐसा है सर, मैं बताता हूँ नहीं, माई अप्रोच इज दैट सम आर स्टैटिस्टिकल एंड सम आर एपीएम। He did not say that I am only using one method and discarding all others. जो प्रश्न पूछे उसके हिसाब से वो एपीएम से भी बताएंगे या और कोई मेथड से भी बताएंगे। तो इसमें अपने को क्या प्रॉब्लम है कि अमेरिका महाविद्य क्षेत्र नहीं हो सकता? प्रॉब्लम ये है पहली बात तो कि हम महाविद्य की जो विशेषताएं मानते हैं वो यहाँ उस रूप में देखने को नहीं मिल रही है। पहली बात कि हम ये मानते हैं कि तीर्थंकर हैं महाविद्य क्षेत्र में, तो यहाँ कौन से तीर्थंकर है ये आप पहले तो वो देखिए। दूसरा है कि महाविद्य में हमेशा चौथा आरा रहता है, जबकि इधर में समय जो है जिस तरह से भरत क्षेत्र में चल रहा है उसी तरह का यहाँ समय चल रहा है। सो उसमें जो 6 आरे अपन कहते हैं वो सारे अप्लाई होते हैं ऑलमोस्ट। सो अब उस आधार पे देखा जाए तो टाइम साइकिल जो है यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा जिस रूप में महाविद्य में टाइम साइकिल वर्क करता है। मतलब और जब 5th आरा होता है तो वहाँ 4th आरा होता है, ऐसा वहाँ हमेशा शाश्वत रूप में 4th आरा ही होता है, इसीलिए तीर्थंकर होते हैं वहाँ हमेशा। वहाँ पे टाइम साइकिल ये सर्पणी उस सर्पणी वहाँ पर नहीं है। हाँ, वहाँ केवल 4th आरा ही चलता है। और भंडारी साहब, एक जो ये हम डेविएशन की बात करते थे, एक तो मेथड का डेविएशन हुआ था कि स्टैटिस्टिकल मेथड से हम लोग स्विच ओवर कर गए एपीएम की तरफ, दैट इज एरियल प्रोजेक्शन मेथड से। और दूसरा एक हुआ था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, हमारा एस्ट्रोनॉमी तो सब्जेक्ट रहा है, बट हमने इसको जो ग्रह, सूरज, तारे और ग्रह और सैटेलाइट्स, ये हमने जो एक स्ट्रिप में दिखा दिए हैं, दीज वर ओनली प्योरली फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज कि हमारा इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटी पर कितना पड़ा है। और ये कब उसमें रखा गया था, दैट वाज आल्सो अराउंड 1st सेंचुरी के आसपास में रखा गया था। इसकी भी हिस्ट्री जानते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि ओरिजिनल जो लोग था उसके अंदर में ये चांद, सूरज वगैरह इस तरह से नहीं दिखाए गए थे, ये बाद में रखे गए वहाँ पर। ये एक हिस्ट्री का इस के अंदर में आता है। और जब वो चांद सूरज वहाँ दिखाए गए तो उसी के हिसाब से दिन रात इन्होंने कैलकुलेशन करने शुरू किए। ये एक सेपरेट पेपर होगा जिसके अंदर में आपसे जब एक बात हुई थी कि एस्ट्रोलॉजी का एक सेपरेट पेपर होना चाहिए, ये बाद में हम लोग कभी बात करेंगे। उसके अंदर में भी ये डेविएशन एक हुआ है। चलिए आगे चलें, लेट अस प्रोसीड। थैंक यू सर। और हमारे पृथ्वी जब सपाट है, फ्लैट है, तो उसके चारों तरफ सैटेलाइट्स तो नहीं घूम सकते हैं, लेकिन हमारे सैटेलाइट्स तो बराबर करीब 9000 सैटेलाइट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं।
और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो यदि हमारी पृथ्वी फ्लैट है तो फिर ये रह ही नहीं सकता है, हम नहीं मान सकते हैं कि कोई हमारी पृथ्वी के सैटेलाइट चक्कर भी लगाता है। तब इसका क्या एक सॉल्यूशन है, क्या रीजन है और क्या सॉल्यूशन है? ये है कि हमारे स्क्रिप्चर्स जो है दे डिस्क्राइब अर्थ बाय स्टैटिस्टिकल मेथड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्मोग्राफिकल जम्बूद्वीप एंड लवण समुद्र। इनका जो पेयर है उसका ही एक पार्ट ये दिखाया गया है, नॉट एज ज्योग्राफी। तो वो भी एक स्टैटिस्टिकल डायग्राम है, ये ज्योग्राफी नहीं है हमारी पृथ्वी जिसको हम सपाट मानते हैं। हमारा भरत क्षेत्र सपाट है, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली आवर पृथ्वी। पृथ्वी का केवल एक पार्ट लिया गया है जो स्टैटिस्टिकली दिखाया गया है फ्लैट। पृथ्वी हमारी स्फेरिकल है, घूमती है, ये भगवान को भी मालूम था, बट दे हैव नॉट शोन पृथ्वी। ग्रह यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं, और ग्रह उपग्रह ये जो भी हैं ये भी हमारे जो ज्योतिष लोक में है उसमें वैसे नहीं दिखाए गए हैं जो अब आज हम ये लोग उसको बताते हैं। तो डिपिक्शन ऑफ एक्चुअल ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देन कंपेयरिंग देम विद स्टैटिस्टिकल डायग्राम, ये जैसे ऊपर में क्लेरिफाई किए हैं, ये टेक्निकली इनकरेक्ट है कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं कि ये ऐसा है, क्योंकि हमको स्टैटिस्टिकली व्यू से ही देखना है, ज्योग्राफी के व्यू से नहीं देखना है। ठीक है सर। हमारे ऊपर में क्या पॉइंट है? एक ऐसी बात कहना चाह रही हूँ कि वो जैसे देवताओं का 4 प्रकार के देव जब माने जाते हैं, तो भगवान महावीर जब देवों का बारे में बताते हैं तो उसमें ज्योतिष देव भी माने गए हैं ना। हाँ जी, हाँ, ये जो और ज्योतिष देव उसमें है, ज्योतिष देव में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार के माने जाते हैं, ज्योतिष देव हाँ। माने जाते हैं। अब ज्योतिष देव हमारे जो देव माने गए हैं, एक्चुअली ज्योतिष देव वही हैं जिनकी बॉडी चमकती हो, और Yes. हम मानते हैं कि ये प्लाज्मा पट्टी है, जो इट मीन्स वो लाइट एमिटिंग चीज है, इट्स नॉट लाइट रिफ्लेक्टिंग। प्लाज्मा एक ऐसा है जिसमें से लाइट निकलती है। हमारा जो चंद्र है, ये जो चंद्र सूरज, ये जो नाम है एक्चुअली ये सिमिलरिटी होने के कारण हमारे जो ज्योतिष देव हैं वो हमारे इनविजिबल रहते हैं। ये इस प्रकार सूरज वगैरह का बाद में चूंकि हम एपीएम मेथड से कनेक्टेड थे, तो साधुओं ने मतलब हमारे आचार्यों ने इस प्रकार समझ लिया कि यही हमारे देव हैं। वो देव नहीं है, ये हमारे चंद्र वगैरह ये हमारे ज्योतिष गण हैं, और ज्योतिष देव अलग हैं। ज्योतिष देव जो है वो लाइट एमिटिंग वाले हैं और नॉट लाइट रिफ्लेक्टिंग। हमारे जो चंद्र वहाँ पर आया है वो प्लाज्मा के अंदर में उसका स्थान नहीं हो सकता है। चंद्रमा पे कोई प्लाज्मा नहीं है, ये केवल तारों के ऊपर में, सूरज के ऊपर में ही प्लाज्मा कुछ मटेरियल मिलता है। बाकी का उनके अंदर में भी सॉलिड वगैरह रहता है, बट मैक्सिमम ये उनकी जो भट्टी रहती है, फर्नेस जो रहती है, उसके अंदर में जहाँ प्लाज्मा बनता है, आयोनाइज्ड गैसेज जो बनती है, वही प्लाज्मा पट्टी के अंदर में है, दे आर विजिबल। तो 4th स्टेट ऑफ मटेरियल ये जितनी है वो हमारी ज्योतिष लोक के अंदर में दिखाई गई है। ये चंद्रमा पे प्लाज्मा है साहब? प्लाज्मा चंद्रमा पर, हाँ। मेरे ख्याल से If you call by plasma you mean ions, then they are present. आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड हॉट गैसेज रहती है। It is very thin. It is very extremely thin. तो जो थिन मटेरियल है वो हमारी प्लाज्मा पट्टी में आ गया यदि है तो भी, और बाकी का जो सॉलिड वगैरह जितना दिखाई देता है वो हमारा नीचे वाले लोक के अंदर में, मध्य लोक का जो नीचे का पार्ट है उसके अंदर में इंक्लूडेड है। वो चाहे बृहस्पति हो या शनि ग्रह हो, हमारी पृथ्वी हो, ये सब जो लाइट एमिट नहीं करते हैं, केवल लाइट रिफ्लेक्टिंग करते हैं, वो यहाँ पर है। और लेकिन जो आयोनाइज, सर आप, आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप बहुत वो यू हैव सम आइडियाज ऑलरेडी एंड यू ट्राई टू प्रूव दोस। आप वो ज्योतिष पट्टी बताने वाले हैं आज अभी? आज तो आप ज्योतिष पट्टी आज बताने वाले हैं? नहीं साहब, आज तो नहीं बताने वाले हम। हाँ, बिकॉज दैट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। जो आपने जो फिगर भेजा था वो तो बहुत ही तो, मतलब अच्छा मैं देखता हूँ, शायद इसमें होगा तो भी पीछे वाले एक स्लाइड में हो सकता है, निकालते हैं साहब।
वो जो प्लाज्मा मतलब हमारी फोर्थ जो 4 जो विजिबल मटेरियल स्टेट है, 3 तो नीचे में आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ जो प्लाज्मा है वो हमारा ऊपर वाला ज्योतिष पट्टी बनाती है, जिसको ज्योतिष पट्टी या दीप्ति पट्टी बोलते हैं। वो एक स्ट्रिप शॉट के अंदर में एनुलर रिंग बताई गई है। आता है तो मैं अभी देखता हूँ सर। ये आ गया है भरत क्षेत्र और रिवर्स के बारे में। चलिए दिखाई नहीं दे क्या है। हाँ, ये नदियों के बारे में है शायद। हाँ, ये गंगा और सिंधु नदियाँ क्या है, ये जो हमारी नाम जरूर सेम है, जो हमारी भारत क्षेत्र में जो गंगा और सिंधु है, और भारत मतलब भारतवर्ष के जो गंगा सिंधु है उनके केवल नाम सेम है। बाकी वो नदियाँ स्टैटिस्टिकल है जो हमारे भारत क्षेत्र पर है, और भारत क्षेत्र खुद जो है एक स्टैटिकल डायग्राम है। और भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं वो भौगोलिक नदियाँ हैं। ये हमको समझने का लिए इसके अंदर में बताया गया। कितनी स्टेट है, सॉलिड है तो इसकी पार्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो इसका पार्ट हो जाएगा, प्लाज्मा है तो प्लाज्मा पट्टी में चला जाएगा। हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा एक स्ट्रेटोस्फीयर हो सकता है जिसके अंदर में प्लाज्मा आयोनाइज्ड मटेरियल वगैरह है, दैट कम्स टू प्लाज्मा पट्टी, बाकी का सब नीचे में रह जाता है। तो ये द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वेर प्लेस्ड देयर बाय लेटर आचार्यज, ये हिस्टोरिकली पता किया गया है। इसका रेफरेंस वगैरह सब डिटेल्स एक अलग चैप्टर है। प्योरली फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज टू डिटरमिन द रिलेटिव मोशन एंड पोजिशन ऑफ इट्स मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। हम लोग पहले एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड थी, लेकिन बाद में जब ऐसा एक समय आया, हिस्ट्री है, कि जहाँ पर जो ज्योतिष बताने की फलित ज्योतिष बताने की ग्रीक देश से इजिप्ट होते हुए हमारे यहाँ पहुँचे, तो हिंदुओं ने भी और जैनियों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि वी डू नॉट प्रैक्टिस इट। इवन द राशि शब्द जो है वो हमारे वेदों वगैरह में है भी नहीं। लेकिन ये फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में जब हिंदुओं ने इसकी प्रैक्टिस शुरू की तो लोग बाग अपना भविष्य जानने के लिए उधर मास एक्सोडस होने लगा। तब जैनियों ने भी इसको संभाला, और वहाँ पर हमारे जो आचार्य हुए हैं समुद्र और एक आचार्य कलिकाल सेकंड एंड एक और आचार्य, इन तीनों ने मिलकर के अपना यहाँ एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट जमाया था, और उन्होंने इसको सूरज और चंद्रमा की गणना करने के लिए प्लाज्मा पट्टी के अंदर में इनको लगा दिया, बैठा दिया है। ये हिस्टोरिकल एक सब्जेक्ट है साहब। तो एज सच when they are treated as extraneous foreign members, there remains no anomaly of astronomy with the original plasma patti।
यदि हम इनको ये मान लेते हैं कि ये बाद में रखाए गए हैं सूरज, चंद्रमा, और चूंकि मंगल ग्रह जैसे बृहस्पति से भी दूर दिखाया है, दिस इज प्योरली फॉर कैलकुलेशन पर्पज। और ये हमारे मूल जो ओरिजिनल लोक हैं उसको ये बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर दूसरी नाम के देवता लोग, दूसरे लोग जो हैं जिनकी वैक्रिय बॉडी है, और वो बॉडी ऐसी है जो प्लाज्मा के अंदर में सस्टेन कर सकती है। एट दैट हाई टेम्परेचर दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स, और ये उनकी बॉडी ऐसी बनी हुई रहती है। वो ये सूरज, चंद्रमा ये जो हमको दिखाई देते हैं वो नहीं है। ये हमको यहाँ समझना है, ये क्लेरिफाई करना है। और ये यदि समझ में आ जाता है तो एस्ट्रोलॉजी के जितने भी हमारे यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस हमको दिखाई देते हैं वो सब एक दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको बिलोंग ही नहीं करते हैं। हम भंडारी साहब, अब आप कुछ पूछ रहे थे साहब। Will you allow me to explain this diagram हाँ साहब। for 2 minutes? आप इसको enlarge कर सकते हैं डायग्राम को? ओहो, ये हो जाएगा, आप खींच दीजिए तो enlarge हो जाएगा। इसके कॉर्नर पे लगा के आप इसको अगर करते हैं तो। मैं बुलाता हूँ किसी को साहब। नहीं, अच्छा, नहीं उसको एक इसमें फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को एनलार्ज करना है। 1 मिनट। नहीं, आप कॉर्नर पकड़ के उसको कर्सर से बढ़ा दीजिए ना। वो कहाँ गया? हाँ, ये डायग्राम इसके कॉर्नर में है। हाँ, इसको बढ़ा दीजिए आप। हाँ, फुल कर दीजिए, और भी नीचे से, और भी बड़ा कर दीजिए। और ये कॉर्नर नीचे ले आइए आप, और ये हटा दीजिए लुमिनस पट्टी। ये कैन यू डिलीट इट? लुमिनस पट्टी, हाँ, इसको डिलीट कर दीजिए ना। नहीं, सेलेक्ट ही नहीं आ रहा। अरे, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो आएगा, यहाँ पॉइंट, वहां डिलीट मार दीजिए। खाली हेडिंग को ओनली हेडिंग लिमिनेट पट्टी है। सर ऐसा है, हाँ सर, ये हटा दीजिए आप तो अच्छा रहेगा। नहीं हट पा रही है अभी। ऐसा नहीं तो आप न्यू स्लाइड क्रिएट करके ये फिगर को वहां पे कॉपी कर देंगे ना। तो नहीं, आप फिगर पे क्लिक करिए तो वो इसका पॉइंट आएगा, वहां डिलीट कर दीजिए। डिलीट करना बता रहे हैं। लुमिनस पट्टी पे आप क्लिक करिए, लुमिनस पट्टी पे क्लिक करिए। हाँ, और यहाँ ये योजन में डिस्टेंस का पार्ट है शायद, तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है साहब। ये इसकी थिकनेस तो 110 योजन है। वो अलग नहीं, आप ये डिलीट हो रहा है। ये यहाँ क्लिक करिए ना, आप एल पर क्लिक करिए। किस पर क्लिक? वापस वहीं ले गई। हाँ, क्लिक कीजिए। कहाँ पर क्लिक करना है सर? हाँ, इस एल जहाँ लिखा है ल्यूमिनस का, अच्छा छोड़िए, आई विल एक्सप्लेन विदाउट दैट, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। हाँ साहब, हाँ ये हो जाएगा। नहीं हुआ, फिगर लिख रहे हैं। हाँ, काफी तो हो गया। हाँ, चलेगा, वो चलेगा। हाँ, हो रहा है सर। हाँ, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, इतना से चलेगा सब। कहाँ गया वो? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तब आपको शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर कीजिए। वो स्क्रीन शेयर करना है। हाँ, वेरी गुड। हाँ,
उसका जूम कर दीजिए अब ऐसा है सर हाँ साहब, कि जो टाइडल इफेक्ट्स होते हैं, जो मून का और सन का और जो भी चीजों का टाइड जो इफेक्ट होता है, वो अपना भविष्य, वो इसको हम ज्योतिष पट्टी मानते हैं। आप इसको देव वगैरह, ये जो आध्यात्मिक चीजें, इनको आप 1 मिनट के लिए डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फिजिकल एस्पेक्ट्स। तो ऐसा होता है कि जो डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम अर्थ टू मून, उसका 4th और 5th पावर उसका टाइडल इफेक्ट होता है। दैट टाइडल फोर्स इज ए हाई पावर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज ए नोन फैक्ट। आप मेरी बात समझें? हाँ हाँ, टाइडल इफेक्ट का आगे सर, हाँ हाँ, टाइडल इफेक्ट इज ए हाई पावर 4 or 5 of the distance. Now what they have done here is they have given Surya. Now Surya is very far away. इसका टाइडल इफेक्ट कम है चंद्रमा से। नहीं सॉरी, इसका टाइडल इफेक्ट ज्यादा है चंद्रमा से। 1 मिनट, ये क्या है? ना उल्टा होगा। नहीं, सन डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में तो मास इनटू डिस्टेंस 4, लेट अस से पावर 4, दैट इज द टाइडल इफेक्ट। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइडल इफेक्ट बहुत कम होगा। जो सूर्य का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स, उसका 4th पावर लगाएंगे आप तो बहुत कम हो जाएगा, ऑल्दो द मास इज मोर। द टाइडल इफेक्ट गोज प्रोपोर्शनल टू द मास एंड रिवर्स इनवर्सली टू द 4th और 5th पावर ऑफ द डिस्टेंस, यूं कह रहा हूं मैं आपको। तो एनीवे, तो इनका जो ह्यूमन पर जो असर पड़ता है सबसे ज्यादा जो है वो स्टार्स का पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो ये जो है मतलब आप मेरी बात सुनिए, पहले बात अच्छा, सुन हाँ, लीजिए। हाँ, जस्ट 2 minutes, आई विल फिनिश। देन हाँ, कम्स द सन, देन कम्स द मून, देन कम्स द कॉन्स्टलेशंस। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि बुध कहाँ है और शुक्र कहाँ है, और गुरु कहाँ है और मंगल कहाँ है और शनि। तो शनि का इफेक्ट सबसे कम होता है। तो यहां से आप देखिए, ये 790 और 800 है, इसका 10 खाली डिफरेंस है। बट द टाइडल इफेक्ट और द ज्योतिष इफेक्ट और द जो आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ह्यूमन पर जो इफेक्ट है, वो इसका 4th पावर लीजिए और इसका 4th पावर लीजिए, 1 upon. So they are not stupid people who were edged this. They know that Tara affects you more than the sun, than the moon, than the nakshatra, than Mercury, than Venus, than Jupiter, than Mars, and then Saturn. तो जो ये खाली ज्योतिष पट्टी आप उसको प्लाज्मा वगैरह से हटा दीजिए, ये खाली एस्ट्रोलॉजिकल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए है। राइट। और एस्ट्रोलॉजिकल फोर्स जो है वो डिस्टेंस टू द हाई पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस हिसाब से इन्होंने अरेंज किया है। अब इसको आप 4 सन और 4 बुध और ये सब मत मानिए, तो 110 योजन जो है, इट इज ए वेरी बिग थिंग एज फार द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट इज कंसर्न्ड ऑन ह्यूमन बॉडी। बहुत बढ़िया सब। हाँ। So I explained this thing. The moment I saw, it was clear to me that this is only for astrological purpose, and the distance is actually calculated so that it is easy to calculate the effect of a particular body on humans, and maximum effect is by तारा, मतलब जो भी है आपके स्टार्स हैं, because there are 1 billion of them. ये एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट मींस टाइडल इफेक्ट आप बोलते हैं नहीं, ना? टाइडल इज प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा।
ठीक कुछ है। तो फिजिकल तो इफेक्ट है इसका। हाँ हाँ, तो ये आप इस देखिए, इफेक्ट को शो करने के लिए इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है। हाँ, और हाँ ये हाँ, हमेशा हमारे यहाँ जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो भी डिस्टेंस में ही कैलकुलेट करते हैं। किसी चीज का इफेक्ट है, उसका यूनिट हम डिस्टेंस करते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला में डाल देते हैं। So this gives me no surprise that this is only for astrological purpose and only to see the effect के शनि का बहुत कम है और सूर्य का बहुत ज्यादा है, चंद्रमा इस ऑर्डर में है। Because I don't believe that they don't know what is the order. हाँ हाँ हाँ, So if you explain that way, taking away all this spiritual part and the वो देवता वगैरह और प्लाज्मा and all these complicated मैं things, then this is very clear to me. हाँ हाँ, तो ये रहा साहब कि ये जब पट्टी, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जब यहाँ प्लेस किए गए थे, दैट वाज बाय कालकाचार्य टू एंड सिद्धसेन, इन दोनों के पीरियड के अंदर में यहाँ पर ये बैठाए गए हैं। और ये बैठाने का कारण उनका यही था कि बिकॉज दे वर वेरी एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, तो बड़ा स्किलफुली इन्होंने यहाँ पर ये सेटअप किया है कि ये इस प्रकार उन्होंने दिखा दिया है। बट दे डू नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल लोक, जो हमारा चित्र था उसके ऊपर में इन्होंने जो बैठाया है, ये बाद की बात है, ओरिजिनली नहीं था। यहाँ पे इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल गया कि ये ज्योतिष लोक में कैसे, क्यों इन्होंने ऐसा एडजस्ट किया है, बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट की बात है सर। हाँ, मतलब हाँ, वो तो ज्योतिष वाले ही बताएंगे, मुझे पता नहीं। आई ओनली नो अप टू टाइडल फोर्स, जो इनका अच्छा, इफेक्ट फिजिकली अपने पर होता है, हाँ हाँ हाँ, ओके साहब। जिससे अपना टाइड्स और एब और ये सब आते हाँ हैं। हाँ, तो ये बनते दिस इज द ऑर्डर इन विच दे अफेक्ट अस। अब वो बाकी हम्म, ज्योतिष तो मेरे को, सर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हाँ, नहीं ठीक है, नहीं तो इस मेरा भी ये सब्जेक्ट इसमें नहीं था, हम इसको एक्सक्लूड कर रहे थे कि यहाँ पर तो कि जो है केवल वो प्लाज्मा के जो मटेरियल हैं, और जिसमें ऐसे देवता लोग रहते हैं जिनकी बॉडी वेक्रिय शरीर की है और प्लाज्मा मटेरियल में जो जिंदा रह सकते हैं, जिनका मटेरियल वैसा टाइप का है। और ये जो ग्रह वगैरह ये लगाए हैं, दीज आर फॉर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पजेज, कैलकुलेशंस के लिए ये है। और अरेंजमेंट इफेक्ट के हिसाब से बताया गया है, बहुत साइंटिफिकली है कि टाइडल इफेक्ट से ऐसा ऐसा दूरी से अरेंजमेंट रहता है। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है सर। इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत था, धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन हाँ था, सर, ये योजन मतलब डिस्टेंस ही है ना? हाँ साहब, तो ये चंद्र और सूर्य, ये 880 योजन दिखाए चंद्र का, और सूर्य दिखाए 800 योजन। तो ये चंद्र वही है कि जो हमारे पृथ्वी का जो उपग्रह है वही है, दूसरा कुछ नहीं? हाँ 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 हाँ, ये इफेक्ट के हिसाब से दिखाया है, एग्जैक्ट जो फिजिकली ऐसा डिस्टेंस नहीं है। जिनका Physical ज़्यादा distance इफेक्ट है वो एक्सप्लेन अच्छा, बताया है। ओके, थैंक यू सर। नहीं, आप 1/800 इंटू 10⁴ करिए, सॉरी 800 इंटू पावर 4 करिए, और 880 इंटू 4 करिए इनवर्स, तो वो इनका इफेक्ट होगा, एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। इट इज नथिंग टू डू विद फिजिकल डिस्टेंस। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू साहब, ये एक नई चीज़ बताइए साहब आपने, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। जी हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, अब एक लास्ट एक हमारे फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। As such, the pictogram generated by depiction of the contents of Loka by statistical method is a wonderful and unique gift from the omniscient. The above solutions not only validate the hypothesis that Loka has been described by Assam, हमारे जितनी हमने ये कॉन्ट्राडिक्शंस लिए थे उनका स्टैटिस्टिकल डायग्राम से पढ़ने से वो कॉन्ट्राडिक्शंस रह ही नहीं जाते हैं। इसलिए लगता है कि ये इसी स्टैटिस्टिकल मेथड में ही प्रेजेंट किए गए हैं। And it digs out a number of extraordinary new facts, especially and lower and upper loka। ये हमने अभी इसमें लिया नहीं है, बट इसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि ये सब क्या है क्या नहीं है। सो हमको लगता है कि इसका पर हमको काफ़ी कुछ रिसर्च करनी चाहिए
कि लोअर लोग क्या है, अपर लोग क्या है। इसके लिए और दूसरे मिडिल लोग के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ों का क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसके लिए एक टीम बननी चाहिए। एंड इट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये। इसके अंदर में आपने अभी जैसे बताया कि एस्ट्रोलॉजी का भी सब्जेक्ट रहता है, ज्योग्राफी का रहेगा, और हो सकता है जियोलॉजी का भी रहे। तो आई प्रपोज दैट JS टीम शुड अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट हैज़ गॉट द रिक्विजिट एक्सपर्टीज इन रिलेटेड फील्ड्स। इसका पूरा लोग का नई विधि से स्टैटिस्टिकली इसका एक्सप्लेनेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये एक अच्छी प्रोजेक्ट हो सकती है जो हमारे जैन समाज के उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल करके हम साइंटिस्ट लोगों को बता सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 40 एक्सोप्लैनेट्स मतलब ये ह्यूमन मानव ग्रह हैं, तो ये कहाँ से आया, इन्फॉर्मेशन कैसे आई, इसका एक रफ आइडिया हमने दिया है। बट इसके डिटेल्स कि यहाँ पे चौथे आरे की कंडीशंस क्यों है, क्यों हमारे साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ये सब जो है हमारी एक टीम बने तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। थैंक यू साहब। ठीक है, थैंक्स साहब। बहुत सुंदर। आंसर बहुत So if we have any questions now, I think we can, we have some time. Maybe. अरे जीवराज साहब, हाँ साहब। एक थोड़ा एक क्वारी है मेरी कि ये जो 40 100 ये जो प्लैनेट्स हैं, इसका सर। डिस्ट्रीब्यूशन आपके इस डायग्राम में है क्या? हाँ है ना सर, है। उस डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा डिटेल में स्टडी किया जा सकता है? हाँ 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 बिल्कुल साहब। जैसे ये रिलेटिव जो लोकेशन क्या है उनका, मतलब हाँ हाँ, ये जो डायग्राम है महाविद्य क्षेत्र और भरत क्षेत्र दिखाया है, इसको बड़ा कर देने से इसमें हाँ। सभी क्षेत्र आ जाते हैं कि कौन से क्षेत्र पर किस प्रकार का एनवायरनमेंट है। कहीं नहीं पर नहीं, दूसरा नहीं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उन 40 एक्सोस्फीयर का, चाहे बहुत ही अप्रोक्सीमेट हो, लेकिन क्या इस डायग्राम में आता है वो? हाँ आता है ना साहब कि कौन से मतलब आपके कहने का मतलब है कौन सी जगह ऐसी एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं जो चौथे आरे से मिलती है। एनवायरमेंट कंडीशन नहीं, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज, मतलब ओ ये लोकेशन वाइज हाँ, ये नहीं, जम्बू लोकेशन द्वीप का जो हमारे हाँ स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी साहब, लोकेशन मालूम नहीं पड़ता है, दीज आर ऑल मिक्स्ड अप। मिक्स्ड अप। अच्छा, हाँ, वो सबको हमने क्लब टुगेदर कर दिया है। तो हाँ, हाँ, एग्जैक्टली इस स्टैटिस्टिक्स से हम जो वापस ज्योग्राफी में नहीं जा सकते हैं। रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ रिवर्स नहीं कर सकते हैं सब। सर मेरा एक सजेशन टाइप भी मान लीजिए, हाँ ये सर। काफी अच्छा है आपका। तो जितने भी हैं दे लुक लाइक आंसर्स फ्रॉम भगवान टू जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, राइट? तो आपने वही कहा है, जैसे अभी ये कि भाई 40 एक्सो प्लैनेट्स हैं, तो क्वेश्चन कुड बी कि ऐसे कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है ना? तो हाँ क्या हाँ आप इसको ऐसा बना सकते हैं कि ऑल दीज आर ऑल आंसर्स, तो आप इनको क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि ये आंसर्स ऐसे क्वेश्चन के होंगे। तो क्योंकि अभी अगर आप मुझे पूछेंगे तो ऑल थिंग्स गेट मिक्स्ड अप कि मैं किसको सोलर सिस्टम मानूं, किसको यूनिवर्स मानूं, किसको अर्थ मानूं, है ना? वो कौन सा किसका आंसर होगा? जैसे अभी आपने बताया कि ये भरत क्षेत्र है, महाविदेय क्षेत्र है, तो अर्थ के बेसिस पे था या किस प्लैनेट्स के बेसिस पे था, वो सब कंफ्यूजन हो जाता है। आपने ये सारे आंसर्स बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत अच्छी तरह से तो रख दिया, राइट? अगर इन सारे आंसर्स के क्वेश्चंस क्या हुए होंगे, अगर वो होगा तो मेरे कम से कम मेरा जो भेजा काम है उसमें घुस जाएगा कि these are the answers to those questions. क्या आप ऐसा कौन कर से सकते हैं? क्वेश्चंस कौन से रहेंगे ये आप बताएंगे, किस क्वेश्चंस के आंसर मतलब थे हम? जैसे मान लीजिए आपने ये बताया कि ऑल इट्स 40 HG प्लैनेट्स है ना, ह्यूमन हैबिटेबल एक्सो हाँ हाँ प्लैनेट्स। तो हाँ इसका हाँ। क्वेश्चन रहा होगा कि ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं जिस पे ह्यूमन रहे होंगे, अच्छा अच्छा, तो राइट? ये हाँ हाँ आंसर हो गया। ठीक है। फिर आपने जैसे आपने बताया कि ये भारत क्षेत्र है या यहाँ पर रात होगी,
है ना। तो वो क्वेश्चन क्या रहा होगा कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे अभी दिन है तो वहाँ कहाँ पे रात होगी, क्या इट इज सेम। अच्छा, प्लस हम जैसे बोलते हैं कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स, नाउ अर्थ पे तो 24 घंटा 365 दिन अकॉर्डिंग टू रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो क्या सारे के सारे प्लैनेट्स, अगर आप स्टैटिस्टिकल कहते हैं, तो वुड दे कम टू द सेम स्पीड ऑफ रोटेशन एंड नहीं, रिवोल्यूशन अराउंड द। सबका रोटेशन अलग डायरेक्शन में हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमारा जो वही तो ज्योग्राफिकल ना सर, एक पांच मिनट, जैसे मैंने आप आंसर दे रहे हैं, जो मेरा क्वेश्चन था उसका आप आंसर दे रहे हैं, राइट। तो वही आंसर ये भगवान ने दिए होंगे। तो क्वेश्चन आप मतलब इमेजिनरी क्वेश्चन आप फ्रेम कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में हमको पता लग जाएगा कि हम किस में रिसर्च, किस फील्ड में कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ ठीक, सजेशन इफ थोड़ा इट बहुत कैन बी आइडिया, डन। हाँ नहीं नहीं, मिला थोड़ा सा आइडिया आपको, आपसे आइडिया मिला है। हालांकि क्या है कि स्टैटिस्टिकल डायग्राम के अंदर में हम लोग सोचते हैं ज्योग्राफिकली कि इसका रोटेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका किस डायरेक्शन में है। लेकिन ये पांचों जो ट्रेड्स हैं, जो ज्योग्राफिकल ट्रेड्स हैं, दे आर एब्सेंट इन स्टैटिस्टिकल डायग्राम। ये कौन से डायरेक्शन रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनका आपस का म्यूचुअल डिस्टेंस क्या है, ये स्टैटिस्टिकल के अंदर में एब्सेंट रहते हैं। ये हमने लास्ट जो नहीं सर, प्रेजेंटेशन था उसमें अच्छी तरह से मेरा समझा हमने। पर्पस कुछ और नहीं, मेरा पर्पस ये है कि आपने ये, भाई भगवान ने तो आंसर्स दिए ना क्वेश्चंस के, वो चाहे स्टैटिस्टिकली दिए हो चाहे एरियल प्लान से दिए हो। मेरा मतलब यही था कि ये जो आंसर जो बना उसका क्वेश्चन क्या रहा होगा। अच्छा, ये जो भगवान ने वो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन तो दिए हुए हैं साहब शास्त्रों में, पहले क्वेश्चन पूछते हैं फिर आंसर दे रहे हैं वो। जी हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि वो क्वेश्चन क्या है जिसका ये आंसर है। मैं एग्जैक्टली यही तो कह रहा हूँ। करेक्ट, ओके, प्रश्नोत्तरी, करेक्ट, ये वांट्स प्रश्नोत्तरी से। मोबाइल तो दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है साहब। इसके क्वेश्चन आंसर की हालांकि है बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास करीब 10 किताबें हैं जिसके अंदर में आचार्यों ने लिखा है ये क्वेश्चन हुआ, इसके ये आंसर हुआ। उसमें से कुछ क्वेश्चंस अच्छे जो इंटरेस्टिंग लगते हैं मैं बना करके एक अलग से पेपर रखता हूँ 2-3 पेज का, वो मैं सबको फिर भेजता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये जो एक्सप्लोर ह्यूमन प्लैनेट्स जो हैं उनका भी क्या क्वेश्चंस बनते हैं और कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ पर है, इसका भी एक टेबल बना करके मैं आप लोगों को भेजता हूँ। जैसे टेबल फॉर्म के अंदर में हो तो वो जल्दी से अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है एक चीज साहब। और अगर हम क्लेरिफाई कर लें, डॉक्टर साहब आपका प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छा लगा, काफी समझ में भी आया। एक हम लोग क्या अपने जो जेनोलॉजी में जो दिखाया गया, कैन वी हेल्प द साइंटिस्ट टू डिस्कवर कि इस प्लेनेट पे ये इस तरह से इनहेबिटेंट्स है, मानव जीवन है, हाउ जेनोलॉजी कैन हेल्प देम, ऐसा हाँ, कहीं मिल सकता है? हाँ, सही बात है ये अभी, लेकिन हालांकि साइंस इतना आगे बढ़ा नहीं है। अभी एक पेपर कहीं आया था, उसमें लिखा था कि हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी के अंदर में कितने मानव ग्रह हो सकते हैं। कैलकुलेशंस केवल एक वो कोपरनिकियन को इक्वेशन है, ड्रेक कोपरनिकियन इक्वेशन, उससे उन्होंने जितने वेरिएबल्स हैं डेटा लिख करके और एक कैलकुलेशन करके बता दिया कि इतने सारे प्लैनेट्स जहाँ हैं जहाँ पर मानव सभ्यता ह्यूमन सिविलाइजेशन हो सकती है। अब यह है कि क्या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर शास्त्रों में मिल जाता है। ये शास्त्रों में According to Drake, we have 1 million planets in our हाँ, galaxy in हाँ which सर, life can exist. हाँ। तो वो जो ड्रेक इसमें इक्वेशन है उनको उन्होंने मॉडिफाई किया और इसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड किए। उसके बाद में 2019 के अंदर में इन्होंने और कुछ पैरामीटर्स को काफ़ी फाइन ट्यून किया है और दे केम आउट विद द फिगर कि देयर कुड बी ओनली 36
मानव ग्रह हमारी इस गैलेक्सी में हो सकते हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन जो है केवल एक ही ग्रह से कर सकते हैं, ऐसा उस रिपोर्ट के अंदर में है ना। केवल एक ही ग्रह से क्यों कर सकते हैं कि बोलते हैं कि वहाँ जाने आने में भी इतना टाइम लगता है, वी विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम। हो सकता है ऐसा हो, ऐसा उस रिपोर्ट के अंदर में हमारे शास्त्रों में तो वर्णन है कि हम लोग इनके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट स्पिरिचुअली। हम अपने मानव मस्तिष्क से मन पर्याय ज्ञान या जो आगे में केवल ज्ञान होता है या आरक शरीर बना करके वहाँ कम्युनिकेट करते हैं, वो स्पिरिचुअली इतने एडवांस्ड हो तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ अभी 5वां आरा चलता है, 4थे आरे के लोगों से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 4थे आरे के अंदर में ऐसे केवल ज्ञानी थे, ये मुनि थे, 14 पूर्वों के ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं, बिना केवल ज्ञान के भी वो वहाँ जाकर के कम्युनिकेट कर सकते थे, ऐसा वर्णन आता है। बट वो सब स्पिरिचुअली है, मेंटली कर सकते हैं, आरक शरीर बना करके कर सकते हैं, लेकिन ये रेडियो कम्युनिकेशन लाइट वेव की स्पीड से जा कर के तो ये पॉसिबल नहीं है। लाइट की स्पीड बहुत लिमिटेड है और ये बहुत दूर दूर है, और हमारी लाइफ साइकिल जो 100 ईयर्स या 200 ईयर्स की हमारी जो एज रहती है उसके अंदर में ये इतना कम्युनिकेट होना पॉसिबल नहीं है। दे टेक्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लाइट टू रीच देयर एंड कम बैक, तो तब तक तो कई जनरेशन्स ख़त्म हो जाएगी। तो ये है कि हम वहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन और हो जाए। हाँ साहब। तो क्या हम ये जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज हैं, गैलेक्टिक स्ट्रक्चर हैं, तो उसको हम मान्यता दे रहे हैं, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये सही है? गैलेक्सीज को ना साहब? जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं साहब। सही है। हमारे कोई मतलब मान्यता हमारा ये सब्जेक्ट रहा नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। जो भी वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है वी एक्सेप्ट इट। हमारे शास्त्रों से कोई बाधा नहीं है, कोई विरोध नहीं है उसमें। हाँ हाँ, तो हम ये मतलब ये हुआ कि हम जो भी साइंटिफिक नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में, हाँ उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और हाँ फिर हाँ उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने तरीके से कि कैसे ये हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी चीज को। यही आप हाँ कहना चाह रहे हैं ना? हाँ यही हाँ आप कहना चाह रहे हैं ना? हमारे अच्छा। शास्त्रों में जो वर्णन दिया हुआ है वो जी बिल्कुल साइंटिफिक है, और हम साइंटिस्ट लोगों को यदि समझाएं तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिकली ऐसे ही दिखा सकते हैं। नहीं नहीं, ये मैं क्लब समझ रहा हूँ बना बात आपकी, मैं समझ रहा हूँ बात आपकी। मतलब मैं क्लेरिफाई करना चाहूँ अपने आइडियाज कि मतलब जो साइंस कह रही है यूनिवर्स के बारे में वो बिल्कुल सही है, और जैन शास्त्रों में उसको किस तरह से समझाया गया है वो आप स्टैटिस्टिकल मेथड से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है, आगे का सवाल एक मेरा बस एक प्रश्न है कि साइंस जो कह रही है वो जो यूनिवर्स जिसको बता रही है, तो उसमें ये हमारा अधोलोक और ऊर्ध्वलोक आ गया क्या, या वो अलग है? उर्दू लोग और ये अपर लोग जो हैं, ये हमारे स्टैटिस्टिकल डायग्राम में जो भी उस मटेरियल का बना है, हमारा ये मटेरियल से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि मटेरियल की क्या क्या फेजेज हैं। तो हमारी जो विजिबल 4 फेज है उसको हमने एक स्टैटिस्टिकल हिस्टोग्राम या जो डायग्राम बनाया उसको हमने एक जगह रखा। फिर हमारी जो मेटा स्टेट्स हैं, 7 स्टेट जो नरक लोक की पृथ्वी हैं, उसको बना करके हमने अलग रखा। अब उसको हमने नीचे रख दिया, ऊपर रख दिया, ये स्टैटिस्टिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ बात आपकी। नहीं, मैं स्टैटिस्टिकल मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि विज्ञान जो बात करती है, ये जो यूनिवर्स है वो गैलेक्टिक स्ट्रक्चर की बात करती है, तो उसको अभी भंडार साहब कहेंगे कि भाई ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो नॉर्मली स्फेरिकल है, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ लोक का वर्णन है उसमें वो पुरुषाकार है। आप पुरुषाकार को आप स्टैटिस्टिकली डिफाइन करना चाहेंगे शायद, तो फिर सवाल इसमें उठता मेरा है कि ये क्या एक ये डिफरेंस है। वो नहीं, नहीं इसमें एक बिल्कुल है
ये पुरुषाकार जो है दैट इज ए ज्योग्राफिकली कहीं है क्या इस यूनिवर्स में जो साइंस जानती है? मेरा कहने को पूछना का प्रश्न इतना ही है बस। ये एक चीज देखें, ये स्टैटिस्टिकल पिक्टोग्राम है एक पुरुषाकार, इस नॉट ब्रह्मांड का ऐसा पिक्चर वो नहीं है। मेरा प्रश्न बहुत मेरा प्रश्न बहुत है कि ये अधोलोक क्या है। नहीं, मेरा प्रश्न बहुत क्लियर है। जो विज्ञान जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहा है वो स्फेरिकल है, ये ठीक है, आपने भी मान लिया और हमने भी मान लिया। मेरा कहना मतलब ये है कि जो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का जो वर्णन अपन करते हैं वो क्या इसी स्पेस में है या कहीं और है? नहीं, इसी में ही है, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर में है। यदि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में ही है। अब जैसे अधोलोक क्या है, मेरा अपना एक विचार है, हम लोग सब साथ में बैठ करके बात करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। हम जब मिलकर के एक टीम बनेगी तो मेरा अपना ऐसा विचार है कि जो अधोलोक जो है, दिस इज द मटीरियल स्टेट्स जो मिलती है, दैट इज एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी के अंदर में भी ऐसी अवस्थाएं का मटीरियल है। जैसा हमारे नरक लोक, पहला नरक लोक, दूसरा नरक लोक की जो पृथ्वी बताई गई है वो हमारी पृथ्वी के अंदर में भी है, दूसरे ग्रहों के अंदर में भी है, सूरज तारों के अंदर में भी वैसी पृथ्वी हो सकती है। सबको मिला करके और पहला नरक की जैसी पृथ्वी की टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में जो पृथ्वी अवेलेबल है वो सब एक साथ में क्लब टुगेदर करके ये बता दिया ये पहला नरक लोक है। दूसरे नरक लोक के जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं वो उसके नीचे में और जाने से हम लोग इसके डिटेल में बात करेंगे, मेरा एक अलग से इसके ऊपर पेपर है, वो हमारी पृथ्वी के अंदर में भी है। हो सकता है हम लोग 5वीं पृथ्वी तक, 5वीं नरक लोक तक हमारी पृथ्वी में हो, 6वां 7वां इससे और कोई बड़ा ग्रह हो जिसके ऊपर में मानव सभ्यता नहीं भी हो, लेकिन उसके अंदर में पृथ्वी अधोलोक की पृथ्वी उसके अंदर में हो सकती है। और वहाँ पर हाँ, और ऊर्ध्वलोक का स्वर्ग भी अपन इसी तरह से है, स्वर्ग भी। हाँ सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब स्वर्ग लोक के अंदर में ये सब ज़्यादातर डीप टेम्परेचर्स की अवस्थाएं ऐसा लगता है। अब उसके अंदर में जो हमारी मटेरियल स्टेट्स है वो क्वांटम मटेरियल स्टेट्स हो सकती है। जैसे हमने ऐसे एक आइडिया लगाया है, इसमें भी करेक्ट और नॉट मालूम नहीं है कि आज आइंस्टाइन बोजोन जो कंडेंसेट है वो एक ऐसी मटेरियल स्टेट है जो बाहर अपने इस ब्रह्मांड के अंदर में मिलती है। अभी जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसके अंदर में वहाँ क्रिएट की गई है, अपने जो वहाँ पर सैटेलाइट्स हैं, स्टेशंस हैं, जो स्पेस स्टेशंस, वहाँ पर इनमें ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो ये लेबॉर्ट्री की स्टेट्स है जहाँ लेबॉर्ट्री में ये बनाई गई है। FD स्टेट्स है, मतलब फर्मियन डायरेक्ट के फर्मियन पार्टिकल्स, बोजोन पार्टिकल्स, इनकी जो स्टेट्स हैं जहाँ सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है, वैसी स्टेट्स ये हो सकती है जो हमारा अपर लोक बनाती हो। ये एक वो तो अगर 0 डिग्रीज केल्विन होती है सर। नहीं, ऐसी स्टेट्स अगर हो गई तो हम ये मानते हैं कि वहाँ देवता रहते हैं, ये कहने का मतलब है। हाँ हाँ हाँ, देवता तो मतलब जी बात यही कह रहे हैं आप, जो देवलोक की बात कर रहे हैं तो वहाँ देवता रहते हैं, इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। ऐसी कई जगह है हमारे यूनिवर्स में जो हम जानते हैं स्फेरिकल यूनिवर्स, तो उसमें जगह जगह नरक हैं, जगह जगह स्वर्ग हैं, जगह जगह पृथ्वियाँ हैं, आप ये कह रहे हैं। ऐसा लगता है सर, बिल्कुल सर। हाँ सर, ये अशेषा जी का कोई प्रश्न था, वो पूछना चाहेंगे? Is she there still? हाँ सर, मैं यहाँ पे हूँ, सुन रही हूँ। हाँ, आपने हाथ रेस किया था बहुत पहले। हाँ, जो कचारा सर बोल रहे थे कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश में उन्होंने देखा, भगवान ने देखा, और लोक का भी असंख्यात प्रदेश है, ऐसा उन्होंने बोला। तो अलोक का क्या बताया उन्होंने? अलोक का किस तरह से बताया भगवान ने, वो मुझे पूछना था कचारा साहब से। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं आप? हाँ कचारा साहब, उसके बियॉन्ड जो उन्होंने आकाश, जैसे आपने उसके बियॉन्ड, हाँ उसके बियॉन्ड जो देखा उन्होंने वो अलोक है। जैसे आपने बोला ना 1:1 देखा, जैसे असंख्यात प्रदेश और असंख्यात लोक के प्रदेश, तो वो 1:1 आपने बताया, तो अलोक तो 1:1 में नहीं आया। नहीं, वो लोक हुआ और उसके बियॉन्ड जो स्पेस है वो अलोक है। हाँ,
वो तो आत्मा के प्रयास को 1:1 में नहीं आया ना फिर, तो नहीं आलोक नहीं, का वो किस आत्मा तरह से में नहीं बता। आया, आलोक आत्मा में नहीं आया ना। हाँ, तो वो कैसे बता पाएंगे फिर, आलोक का नहीं बताया। नहीं, भगवान तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, भगवान तो के उनके, शरीर में तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है, वो बता हाँ, सकते हैं कि वो इस शरीर वही के मेरा बाहर है। क्वेश्चन है कि हाँ, जी तो हाँ। फिर 1:1 नहीं हुआ वो। हाँ, वो जो 1:1 इसीलिए बताया कि जहाँ जहाँ मटेरियल पुद्गल है उस सीमा हाँ, तक तो ये लोक है, जहाँ पुद्गल के हाँ, बाहर है वो अलोक है। उन्होंने, हाँ, भगवान ने कहा हाँ, जहाँ पुद्गल नहीं है वो सीमा हाँ, के बाहर है, ये कहा उन्होंने। हाँ, इसीलिए पर लोक आलोक, को ही बारे में बात की। जी हाँ, हाँ, तो आलोक आलोक का उसके कोई बियॉन्ड है, हाँ, उसका कोई बियॉन्ड साइज बियॉन्ड। या हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे नहीं पाए। नहीं, अनंत है, अनंत है, अनंत है, उसका कोई साइज नहीं हाँ, है ना, अनंत अनंत, है। हाँ, अनंत है ऐसा बता पाए ना, तो अनंत है जी ऐसा हाँ, जी कैसे हाँ। बता पाए, वही क्वेश्चन है। नहीं, वो देखते हैं, वो भगवान जो है मूर्त पदार्थ को भी देखते हैं, अमूर्त पदार्थ को भी जानते हैं। भगवान अमूर्त को भी जानते हैं, इसलिए बताते हैं वो। हाँ, जैसे भगवान जानते धर्मास्त्र हैं। है, धर्मास्त्र का है, ये सारे अमूर्त हैं तब भी वो बताते हैं, भगवान अमूर्त है तब भी बता रहे हैं भगवान। तो भगवान को तो अमूर्त की नॉलेज भी है ना। वो तो सच। अच्छा, ये प्रश्न फिर अपन शेषा, डिस्कस करेंगे। और कोई प्रश्न है? हाँ, आप बताएंगे समनी जी, आप कुछ सॉरी है ना, एक्सप्लेन। मूल कछारा साहब ने जो बात बताई थी कि असंख्य आत्मा के प्रदेश हैं और लोकाकाश के भी असंख्य प्रदेश हैं, तो जानने के लिए कोई आत्मा को संपूर्ण लोकाकाश में स्प्रेड होने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये ठीक है सही, कि सही हाँ, समझ। वॉल्यूम की दृष्टि से समझने के लिए बताया गया है, परंतु जानने के लिए आत्मा को कोई लोक में स्प्रेड होने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हाँ, तो सही जैसे सही है आत्मा समझ से जी। केवल ज्ञान में तो मूर्त और अमूर्त सारे पदार्थ जो है झलकते हैं कहो या रिफ्लेक्ट करते हैं कहो, सो वो हाँ, लोक को भी देख सकते हैं, लोक को भी देख सकते हैं। उसके लिए आत्मा प्रदेशों का उतना विस्तृत होना या उतने नंबर में होना कोई जरूरी नहीं है। आत्मा में तो एक प्रदेश से भी वही ज्ञान होता है जो असंख्य प्रदेशों से होता है। केवल ज्ञान की सही। एक क्षमता है कि वो अमूर्त और हाँ, मूर्त और हाँ, चाहे कितना ही बड़ा हो, आत्मा से के वॉल्यूम से भी कितना ही बड़ा हो उसको भी सही। देख सकता है। सो वो बात हाँ, समझ। सही है समझ दी, वही मैं बता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही जा रहा था कि जो हाँ, लोकाकाश हमें बताया उसका शेप जो उन्होंने बताया, वो उनको हाँ, पता चला कि इतनी सीमित, मतलब इतना बाउंडेड या इतना लिमिटेड है, जो भी हम शब्द यूज करें, तो ये चलिए, लोकाकाश उनको, हाँ, उनको दिखाई पड़ा कि इतने तक ये शेप का, या ये जो भी हम बताए, अभी स्टैटिस्टिकल मॉडल बोल रहे थे, स्टैटिस्टिकल या जो भी ओके, है वो ऐसा है, वो उनको हाँ, दिखाई पड़ा। हाँ, ठीक है। तो उनको पुरुष आकार या मस्तिष्क में देखने का या पाँव में देखने का, वो जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है कि ऐसा हो सकता है। वो भी थोड़ा कछारा साहब, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जी आचारांग सूत्र में भगवान महावीर के ध्यान की अवस्थाओं का जब वर्णन करते हैं तो कहा जाता है कि वो अधोलोक में ध्यान करते थे, ऊर्ध्वलोक में ध्यान करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके शरीर के ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से में ध्यान करके वो लोक को जानते थे। उनका इसका मतलब है कि जब उनको ऊर्ध्वलोक को जानना होता था तब वो ऊर्ध्वलोक की तरफ ध्यान लगाते थे, अधोलोक को जानना होता था तब अधोलोक की ओर ध्यान लगाते थे, मध्य लोक को जानना होता था तब मध्य लोक की ओर ध्यान लगाते थे। शरीर के हिस्से का इससे कोई संबंध नहीं है इस ज्ञान से। वो तो कहीं से भी आत्मा तो चाहे ऊपर के हिस्से से देखे, चाहे मध्य के हिस्से से देखे, चाहे अधो हिस्से से देखे, आत्मा तो आत्मा है। और उसमें केवल ज्ञान जब है तो केवल ज्ञान से तो वो हर हिस्से को देख सकते हैं, किसी भी पार्ट से देख सकते हैं। सो उसका शरीर के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि ऊर्ध्व लोक को जानने के लिए उनको शरीर के ऊर्ध्व हिस्से में देखने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्व लोक का मतलब वो ऊपर के लोक को जब जानना होता था तब वो ध्यान ऊपर के लोक के ऊपर लगाते थे। अधोलोक को जब जानना होता तब अधोलोक की ओर ध्यान लगाते थे, मध्य लोक को जब जानना होता था तब मध्य लोक की ओर ध्यान लगाते थे। ठीक है, समझ, ठीक है। वो मतलब तो इसकी चलिए, व्याख्या। और कोई प्रश्न है? 9:30 बजने वाले हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ और कोई। थैंक यू प्रश्न समृद्ध में जी, ये थैंक छोटी यू सी कचरा जी। इंफॉर्मेशन है भंडारी साहब, हाँ, पूछिए एक सर। छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो प्रोफेसर शिशिर रॉय है उनसे मेरी बात हो गई है और हाँ। उन्होंने कहा कि मई में लेक्चर फिक्स कर सकते हैं उनका। और दूसरा, वो इस ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे।